मैं इसलिए ये चीज़ें बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, इससे ऐसे घुमा के क्वेश्चन देंगे। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है रेट का, ये आर जो इन्वर्सली आया है इसका मीनिंग, ये आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए कि अच्छा वो तो बढ़ रहा होगा लेकिन इसका जो रेट है वो कम हो रहा होगा। इसको कोई जीरो नहीं बना पा रहा है बिकॉज उस पर पावर खत्म हो जा रही है, मतलब नीचे तो एक पावर है ऊपर एक ही पावर बच रही है। इस वजह से जितने अब आपसे मैं बोल दूँ x पावर 5, x पावर 6 या x पावर n when n is greater than or equal to 2, क्या ये चीज़ डिफरेंशिएबल x raised to power n is differentiable for n greater than or equal to 2। एक बात मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल होगा, एक्स क्यूब डिफरेंशिएबल होगा, एक्स की पावर 4 डिफरेंशिएबल होगा, एक्स रेज़ टू पावर 5 डिफरेंस, ये सारे डिफरेंशिएबल होंगे। कब तक डिफरेंशिएबल होंगे? एंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट मॉड एक्स रेज टू पावर अप टू n-1, यहीं तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, इसके आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ गई बात? मतलब आपसे अगर कोई भी ऐसे पूछ लें कि क्या ए मॉड एक्स रेज टू पावर 100 डिफरेंशिएबल होगा, तो आप बोलोगे हाँ। क्या कहेगा कि f 100 टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहोगे नहीं। बट क्या f 99 टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो बोलोगे हाँ। बिकॉज अप टू n-1 डिफरेंशिएबल। रेट मेजर को डेरिवेटिव से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का मीनिंग तो पहले समझ लेना कि डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, मतलब जितने भी रेट मेजर होते हैं उनको क्या हम डेरिवेटिव के थ्रू कर सकते हैं। तो क्या चेंज आ जाता है, तो वो रेट मेजर, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा हुआ है, ये एक डेरिवेटिव में कन्वर्ट। अपनी प्यारी प्यारी आंखों से जब ये टावर को प्रेम भरी नजरों से देखेगा तो ये एंगल बनेगा थीटा। बोलो हाँ। अब जैसे जैसे आगे जाएगा ये ऐसे ऐसे मुड़ता चला जाएगा, नहीं समझ आएगा, ऐसे ऐसे मुड़ता चला जाएगा। वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, एंड देन हम लोग मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइट। बिकॉज ऑलरेडी मैंने बता रखा कि आपको ये टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया गया है, तो इस बारी इन चैप्टर से ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज लिमिट्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबिलिटी ये तो आता ही था, राइट। बट इनमें से क्वेश्चन बनते थे बट इतना ज़्यादा नहीं। तो इस बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दिस रेट मेजरर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इनसे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, सो हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अभी तक हमने ये पढ़ लिया था कि dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है ऑन ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट के स्लोप को, और dy बाई डी एक्स अलग अलग कैसे निकालते हैं। एक डायरेक्ट था जब हमको एक्सटीरियर दे रखा हो y इज इक्वल टू सम फंक्शन, फिर अगर मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन हो लाइक वाई स्क्वायर एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0, वैसे करके पढ़ लिया। फिर मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ लिया कि अगर y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ थीटा और x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ थीटा गिवन हो, देन या फिर सम t गिवन हो, देन हम लोग dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, राइट। पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ ली और एक दो फॉर्म पढ़ ली। अब हम लोग हायर डेरिवेटिव पढ़ने वाला है। हायर डेरिवेटिव मतलब अब डी बाई, देखो समझो इसको ध्यान से, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो मैंने बताया था एक ऑपरेटर है, लाइक दिस ऑपरेटर। इसमें कोई भी फंक्शन डालो एफ एक्स तो आपको एक नया फंक्शन जी एक्स देता है, जो नॉट डी वाई बाई डी एक्स, एक्चुअली डी बाई डी एक्स, ठीक, डी बाई डी एक्स। तो ये आपको एक नया फंक्शन देता है। अब इसी फंक्शन में, अब चूंकि ये वापस से फंक्शन है तो इस पर फिर से डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर दिया, तो एक कुछ नया फंक्शन निकल के आएगा एच एक्स। मतलब पहले मैंने एक ऑपरेटर लगाया फिर वापस से दूसरा ऑपरेटर लगा दिया, तो अभी इन दोनों ऑपरेटर को एक साथ लगा दो, मतलब एक बड़ा ऑपरेटर बना लो यहाँ कुछ ऐसे करके 2 बार, और इकट्ठा एफ एक्स को लगा दो इसी पे। जैसे एफ एक्स को लगाओ कि ये बाहर एच एक्स देगा, तो ये अब एक नया ऑपरेटर आ गया है जिसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो डी बाई डी एक्स था वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, बट हम लोग इसको जस्ट डेरिवेटिव बोलते हैं ताकि वो फर्स्ट नाम लेने में ऐसा नहीं बोलते। बट जब इसमें पावर्स लगना स्टार्ट होती हैं d2 बाई डी एक्स टू, d3 बाई डी एक्स थ्री, d4 बाई डी एक्स फोर, ऐसे करके, देन दे आर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे बोला जाता है इनको। क्लियर? तो हम लोग जो हमारे सिलेबस में है वो d2 बाई डी एक्स टू में है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ आ गया कि जब 2 बार उसी ऑपरेटर को डी बाई डी एक्स को अप्लाई कर दिया जाता है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स टू, ये इसका ऑपरेटर है, और एक्चुअली होता क्या है, ये डी डी एक्स होता है 2 बार लगाने पे,
अब जैसे दिस वन, अब ये फंक्शन होगा जो भी रहेगा उस पर एक बार डी डी एक्स लगाया और फिर दोबारा डी डी एक्स लगा दिया। क्लियर? तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, जैसे बहुत सिंपल से मैंने पढ़ा था एक्स स्क्वायर का। सपोज मैं एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स पहले पूछूँ तो डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या बता दोगे? बोलोगे 2x होगा। अब मैं बोलूँ कि डी डी एक्स ना करके डी टू और बी डी एक्स टू बताओ दिस वन, तो मैं इधर भी डी डी एक्स लगा दूंगा एक बारी और। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? सिर्फ 2, मतलब डी टू बाई डी एक्स टू। इसको ऐसे लिख सकता हूँ दिस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 2। अब वही हुआ है, यहाँ से एक्स स्क्वायर भेजा गया, पहले इसने यहाँ पे 2x दिया, 2x को फिर से ऑपरेट किया जाएगा x पे तो 2 दिया, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर को जब d2 पे भेजोगे तो सीधा 2 मिलेगा। ये है d2 बाई dx2 का काम। तो कुछ नया हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग बस एक बार ना लगा के 2 बार डेरिवेटिव करने वाले हैं। अब जितने भी चीज़ें वहाँ हम लोगों ने पढ़ी थी पैरामीट्रिक फॉर्म, टी पुट करके या जो भी प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, सारा चीज़ अप्लाई होगा, बस 2 बार चलेगा। क्लियर? और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये है पहला, दूसरा है इसको y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। y2 मतलब होता है अगर ये चीज़ लिखा हुआ है दिस, देन दिस इज एक्चुअली y2। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ y अगर लिखा हुआ है तो ये y1। तो अगर कभी आपको y1 y2 दिखे तो कंफ्यूज ना करना, वो d2 बाई डी एक्स टू और dy बाई डी एक्स ही है। ठीक, या इसको d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दे दिया गया dy या d2y ऐसे करके, तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स और इसका मतलब है d2y बाई डी एक्स टू। क्लियर? तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इनसे घबराना नहीं है d2। ठीक, ये जस्ट ऐसा दिखे तो इसको ये समझना हमेशा। ठीक, ओके। अब इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। e की पावर एम एक्स प्लस बी ई रेस्ट पावर एन एक्स प्रूफ करना है d2y बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई 0 होता है। ठीक, अब देखो आ गया dy बाई डी एक्स आ गया, d2y बाई डी एक्स टू आ गया, मतलब सेकंड ऑर्डर तक आपको जाना पड़ेगा। बहुत ईजी, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? दोनों तरफ डी डी एक्स कर दिया, a ई रेस्ट पावर एम एक्स प्लस बी ई रेस्ट पावर एन एक्स। ठीक, सिंपल सा डी डी एक्स किया तो क्या आ गया? a बाहर आ गया। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। इंटू एम आ जाएगा प्लस b बाहर आ गया, ई रेस्ट पावर एन एक्स इंटू एन का हो जाएगा दिस। ठीक, तो ये क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया ए एम ई रेस्ट पावर एम एक्स प्लस बी एन ई रेस्ट पावर एन एक्स। और ध्यान देते जाना वो कहाँ पहुँचना है, सबसे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स टू पहुँचना है। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, डी डी एक्स ऑफ दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स और इधर भी डी डी एक्स लगा दिया, तो डी डी एक्स ऑफ क्या बनेगा? ये चीज़ ए एम ई रेस्ट टू पावर एम एक्स प्लस बी एन ई रेस्ट टू पावर एन एक्स। बोलो ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये चीज़ बन जाएगी ए एम बाहर आया ई रेस्ट टू पावर एम एक्स इंटू एम प्लस बी एन बाहर आया ई रेस्ट टू पावर एन एक्स इंटू एन। तो ये मेरे पास बन गया ए एम स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर एन एक्स। ठीक, ये क्या बन गया? ये बन गया डी टू बाई डी एक्स टू। हमको निकालना क्या था? हमको ये प्रूफ करना था, तो हम एल एच एल लेके चलेंगे, एल एच एस लेके चलेंगे, आर एच एस प्रूफ कर देंगे। ठीक, तो एल एच एस क्या है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं, दिस माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई। चलो बताओ क्या आएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स टू सबसे पहले लिखो ए एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स माइनस माइनस क्या है? एम प्लस एन, तो एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था? ए एम ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी एन ई रेज टू पावर एन एक्स। ठीक, प्लस एम एन वाई कितना था? वाई था मेरे पास ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर एन एक्स। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी सॉल्व करना। ठीक, क्या बनेगा? ए उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, बी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स माइनस ये वाला टर्म देखो क्या बनेगा, ये वाले एम स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर एम, पहला टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई रेज टू पावर एम एक्स। पहले मैं क्या कर रहा हूँ? इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, कंफ्यूज ना करना उसमें, माइनस एम एन बी ई रेज टू पावर एन एक्स। ठीक, अब एन से करने जा रहा हूँ, तो एन एम ए ई रेज टू पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई रेज टू पावर एन एक्स। होप सो आपको दिख रहा होगा, यस, एंड प्लस नीचे मल्टीप्लाई करो तो एम एन ई रेज टू सॉरी ए ई रेज टू पावर ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेज टू पावर एन एक्स। देखो क्या कटा पिटा,
ये काट डाला इससे, बोलो हाँ, ये वाला काट डाला इससे, ठीक, आगे आओ, एम एन बी खत्म, और एम एन ए खत्म, कितना मिल गया आंसर 0, जो कि किसके इक्वल है, आर एच एस के। प्रूफ हो गया, ठीक। कितना इजी है, डी वाई बाई डी एक्स पता है तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू उसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई क्यूब माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, प्रूफ करना है y2 इज इक्वल टू 24y अपॉन वाई क्यूब माइनस 1 होल क्यूब, ठीक। अब y2 का मतलब है d2y बाई डी एक्स टू, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये अगर मैं बोलूँ तो एक्सप्लिसिट नहीं है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन जिसमें हम लोग y को सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। ये दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अब कैसे करेंगे, तो वही अपना पहले डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करें, तो क्या मुझे मिलेगा, इधर डी बाई डी एक्स लगा दिया, वाई क्यूब माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। इसने मुझे क्या दिया, ये मिला मुझे 3 टाइम्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। यहाँ तक बात समझ आती है। मुझे d2 पे पहुँचना है, यहाँ से मुझे मिला डी बाई डी एक्स, कॉमन कर लिया, 3y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद दो तरीके हैं। पहला तरीका है या तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लो, लिख लो 2 अपॉन 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 1, एंड देन यहाँ से दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग, और उसके बाद इसमें एक टर्म आएगा डी वाई बाई डी एक्स का, और उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक। या ये इसको बोल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से उठा के वापस से डी वाई बाई डी एक्स इसी पे रख दो। एक मेथड वो है, ठीक। दूसरा मेथड है इसी को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक, मतलब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स लगा दो। मतलब क्या है, दूसरा मेथड है ऐसे, इधर डी बाई डी एक्स लिख दिया, अंदर क्या है डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स 3y स्क्वायर माइनस 1, और इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, इधर जैसे तुमने y भेजा और यहाँ डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आता है, तो ये भी एक फंक्शन होता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये चीज़, ये प्रोडक्ट रूल है, मतलब पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, ठीक। तो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे इसमें, तो प्रोडक्ट रूल से क्या हो जाएगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स को रोका, अंदर जो लिखा हुआ उसका किया, तो क्या मिलेगा, अंदर मुझे मिलेगा 6y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 का हो जाएगा 0, इतना सिर्फ, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1 को रोका और अंदर इस पहले वाले का किया, तो क्या मिलेगा d2 बाई डी एक्स टू, d2y बाई डी एक्स टू, और इधर आएगा 0। यहाँ बात समझ आती है, अरे बोलो ना, ये बात समझ आती है, ठीक है। ये मिला 6y डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये चीज़ होल स्क्वायर बन गई क्योंकि ये डी वाई बाई डी सी डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ से बोलूँ 2 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। तो यहाँ रख दी वैल्यू, तो 6y टाइम्स 2 अपॉन 3y माइनस 1, 3y स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया तो बन गया 3y स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स 6y 4 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन, ये चीज़ अपॉन में आ जाएंगी इधर करके, तो 3y स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक समझ आया, और एक माइनस भी रहेगा, बोलो यहाँ तक समझ आया, ठीक हो गया ख़त्म। अरे ये समझ नहीं आया क्या, इसमें ये हुआ है, ये 3y स्क्वायर माइनस 1 इधर गया तो ये आ गया, ये दिख रहा होगा यहाँ पे उधर मल्टीप्लाई में, और ये जो माइनस लिखा हुआ है ये इधर आया तो ये माइनस बन गया, क्लियर। तो इधर सिर्फ ये मैंने ये पूरा टर्म इधर भेज दिया, ये पूरा टर्म, तो इधर सिर्फ क्या बचा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू बचा, तो मैंने यहाँ लिख दिया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इस सबको इधर भेज दिया। तो इधर कितना था, इधर था पहले से 6y, उसके बाद ये वाला टर्म, इस टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ था ये, तो इसको जब स्क्वायर किया तो ऊपर बन गया 4 और नीचे बन गया इसी टर्म का स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर से ये 3y स्क्वायर माइनस 1 आया है और माइनस टाइम्स आया है एक, क्लियर, ओके। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, ऊपर 24y और नीचे क्या बनेगा 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और आई थिंक यही हमको प्रूव करना था, क्लियर।
3y² होगा, सॉरी, ठीक, ओके। और y2 कुछ और नहीं, वही d2y/dx2 ही है, क्लियर। ये हमने एक इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन कर लिया कि जब इम्प्लिसिट गिवन हो तो फिर भी वैसा ही होता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक। प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 माइनस वाई इक्वल्स 0। देखो कितना ईजी है, कितना ज़्यादा ईजी है। यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी कि कभी भी ऐसे बड़े बड़े फंक्शन अपॉन में हो ना, इधर बहुत बड़ा सा इन द सेंस साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इधर रूट या पावर में 3/2 कुछ करके लिखा हुआ है, तो सबसे पहले उसको एक तरफ भेज लो। एक तरफ भेजने से वो चीज़ें शांत हो जाती हैं, फालतू का अपॉन में जो प्रोडक्ट रूल लगना है वो नहीं लगता है, ठीक। डिवीजन रूल थोड़ा सा अजीब है, राइट। प्रोडक्ट रूल बहुत ईजी होता है, इसको रोको, इसको क्या, इसको, उसमें डिवीजन में अपॉन भी आता है एक, तो वो जितना बचो उससे उतना ही अच्छा है। ओके, वैसे भी कर सकते हो उसको डायरेक्ट dy/dx फिर d2y/dx2, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसे जब करोगे, प्रोडक्ट लेके आओगे उसके बाद करोगे तो थोड़ा सा ईजी बन जाएगा, इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं वैसे भी करके आपको दिखा दूंगा। 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख लिया और इसको लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। बोलो हाँ, ओके, यहाँ तक बात समझ आई। चलिए, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ dy/dx लगा दे, ठीक। चलो, d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स y इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक, साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब जो पहला है इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, राइट। तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो प्रोडक्ट रूल से क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन को रोका, पहले फंक्शन का कर दिया। इधर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई। चलो आगे देखो, ये बनेगा पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस वाई टाइम्स, और इसका करके बताओ जल्दी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का करेंगे तो 0 और एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा, क्लियर। इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आई। आ गया 1 माइनस, इसको लिख लिया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो सबसे पहले रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, चलो अब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं उधर जा, हाँ ये जो दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये जो, क्योंकि हम यही जानते हैं कि अगर रूट अंडर रूट नीचे आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उधर उसको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर बना लो, तब थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। इधर मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस, इधर ध्यान से देखना, पहले तो बनेगा माइनस का 2x इंटू y/2 2x y/2 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स कैंसिल, ठीक। इज इक्वल टू इधर बचेगा 1, क्लियर। आगे आ जाओ, इसको, ठीक, यहाँ तक बात समझ आती है। अब क्या करेंगे, एक बारी और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए d2y/dx2, क्लियर। इसलिए हम लोग एक बारी और डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस माइनस का 2x अपॉन 2, अरे 2 क्यों लिख रहे हो बार बार, इसको हटा दो ना, 2 से 2 कैंसिल, ठीक, तो ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ माइनस का x इक्वल्स d/dx ऑफ 1। यहाँ तक बात समझ आई। चलिए अब इसको, इसमें पहले, चलिए तो अब पहले वाला फिर से प्रोडक्ट दिख रहा है, ये चीज़, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन क्या बन गया ये, दूसरा फंक्शन क्या बन गया ये, तो इसका जरा प्रोडक्ट कर दो, क्या बनेगा, तो मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो पहले फंक्शन को रोका और दूसरे फंक्शन का कर दिया, ठीक, प्लस दूसरे फंक्शन को रोका और पहले फंक्शन का कर दिया, ये चीज़ समझ आई। प्लस अब वापस से इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस एक्स और वाई जो लिखा हुआ है, तो पहले फंक्शन को रोका, दूसरे का कर दिया, दूसरे को रोका और पहले का कर दिया, इतना बात समझ आई। और इधर कितना होगा 0, बिकॉज डी/dx ऑफ 1 क्या होता है 0, ठीक है। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स d2y/dx2
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जरा कैलकुलेट करो तो इसका हो जाएगा 0 और 2x का हो जाएगा माइनस का 2x, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x क्योंकि माइनस आगे है, प्लस माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और ये चीज़ हो जाएगी प्लस वाई टाइम्स एक्स का करोगे माइनस एक्स करोगे तो माइनस का वाई इक्वल्स टू 0। अब ये डी है लिखा हुआ डी वाई, ठीक। अब जरा डी वाई बाई डी एक्स वाले एक पास समेट लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ दिख रहा है, एक तो ये टर्म दिख रहा है, दूसरा ये टर्म दिख रहा है, इसको एक पास समेट लो तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स y2, इसको मैं y2 लिखता हूँ, प्लस y1 डी वाई बाई डी एक्स, पहला क्या टर्म है 2x, दूसरा क्या टर्म है माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स y2 नॉट वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 3x इंटू y1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था, बोलो क्लियर है, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक। अब इसी में आपको ऐसे दे सकता है कि ऑप्शन कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, पहला ऑप्शन दे दिया क्या d2y बाई dx2 इक्वल्स टू y होगा, सेकंड ऑप्शन दे दिया d2y बाई dx2 0 होगा, थर्ड ऑप्शन दे दिया d2y बाई dx2 1 होगा, एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ दीज। तो अब कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, तो देख लो यहीं पे, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख दूँ, यहाँ पे क्या रख दूँ x इज इक्वल टू 0, और दिमाग ना लगा लेना कि मैं सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स तक सर निकालूंगा और जो भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, कुछ बच्चे करते हैं कि सर डी वाई बाई डी एक्स आया है मेरा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ सर और डी वाई बाई डी एक्स बता दूँ कि 0 पे कितना आ रहा है 0, तो सर डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी 0 आ जाएगा। अब क्यों आप बार बार डी टू वाई बाई डी एक्स टू तक जा रहे हो, यहाँ तक जा रहे हो ना बच्चा, यहाँ तक जाओ उसके बाद पुट करना है, वहाँ ही नहीं पुट कर देना है, ठीक। तो 0 लगा दिया तो क्या बना y2, ये चीज़ बनी y2, ये 0 हो गया माइनस का y इज इक्वल टू 0, मतलब क्या बना y2 इज इक्वल टू y, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया कि 0 पे तो ये होगा। अब y की वैल्यू क्या गिवन थी, y की वैल्यू गिवन थी साइन इनवर्स x अपॉन, क्योंकि हमको y पे पता करना है ना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताओ कितनी आएगी y की वैल्यू आएगी 0, वेरी गुड। इसका मतलब y की जगह हम 0 भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से इस वाले से ये वाले का यूज़ करके हम लोग सेकंड ऑप्शन भी टिक लगा देंगे। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्लियर है बात, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयरली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट आपका ना आगे पढ़ोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा इन सब में इनका बहुत यूज़ होगा, ठीक। तो इसलिए अभी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x, ऐसा करके हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। प्रूफ क्या करना है, y2 माइनस 1 बाई वाई ऑफ y1 माइनस y बाई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। y2 तक पहुँचना है तो सबसे पहले y1 तक पहुँचे, उसके बाद y2, उसके बाद y2 तक वो पहुँचा ही देगा हमें, अरे बोलो ना, ठीक है। तो इसको कैसे करते थे, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x लिखा हो तो हम लोग इसको लिख लेते थे, अगर एफ रेज टू पावर g लिखा है तो हम क्या लिखते थे इसको, e रेज टू पावर g log f, याद है। चलिए तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर x log x, दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, तो इधर भी हो गया डी डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x log x। तो सबसे पहले क्या बना, e रेज टू पावर x log x तो बाहर आ गया, फिर x log x का किया, x log x के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x को रोका log x का कर दिया 1/x, log x को रोका x का कर दिया। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आई थिंक आपने वहाँ पे क्वेश्चन ही पढ़ा होगा तो आप जानते हो इसको कैसे होना है, राइट। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ और कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ये हो गया 1, क्लियर। ये वापस से लिखा हुआ x रेज टू पावर x और ये बन गया 1 और ये बन गया log x, यहाँ तक बात समझ आई। हाँ, ये मेरे पास आया y1, अब मुझे y2 भी, क्योंकि हमको देखो बड़ा अच्छा दिया है, एक्सप्लिसिट दिया है, y इज इक्वल टू समथिंग दिया है, तो मैं y1 y2 सेपरेटली निकाल सकता हूँ। इसमें ये नहीं कि रोक के चलना पड़ेगा, जैसे लास्ट टाइम था y1 भी आ रहा था y2 भी आ रहा था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप y1 y2 एक बारी में डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हो। तो फिर से कर दिया, तो इधर क्या बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। अब बहुत आसान है, फिर से इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, पहले फंक्शन को रोका दूसरे का कर दिया, तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस, फिर दूसरे को रोका दिस वन, दूसरे को रोका लाइक 1 प्लस लॉग एक्स को रोका 1 प्लस लॉग एक्स और पहले का कर दिया डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स। बोलो यहाँ तक बात समझ आई, एक्स रेज टू पावर एक्स। अब ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स करोगे तो 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। बोलो हाँ ठीक, 1 प्लस लॉग एक्स और एक्स रेज टू पावर एक्स का भी हमने निकाला है वापस से। अरे ये मैंने y का जो निकाला है वो एक्स रेज टू पावर एक्स का ही तो है, तो इसको मैं क्या सिर्फ y1 ही लिख सकता हूँ वापस से। नहीं समझ पाए y1 क्यों लिखा मैंने, नहीं समझ पाया क्या,
आसान है भाई, देखो ये क्या लिखा हुआ है, y क्या था, y था x रेज टू पावर x, तो y1 क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर x हो जाएगा कि नहीं। तो ये वही तो लिखा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर x ही तो लिखा हुआ है y1। क्लियर, ये मेरा रहा y2 के इक्वल। मुझे देखते भी चलना क्या प्रूफ करना है, y2 माइनस y1 अपॉन y लाना है। ठीक, तो सबसे पहले y2, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि सब चीज़ें दिखें। ठीक, ध्यान से देखना। डायरेक्ट भी कर सकते हो, y2 माइनस 1 अपॉन वाई टाइम्स ऑफ y1 माइनस y बाई एक्स। LHS लेके चलना है। ठीक, LHS लेके हम लोग चल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, y2 की वैल्यू x रेज टू पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस लॉग x इंटू y1। ये मैंने किसकी वैल्यू रखी है, ये मैंने y2 की वैल्यू रखी है, माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू कितनी है, x रेज टू पावर x, और y1 क्या निकाला है, x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। बोलो हाँ। ठीक, यही y1 निकाला है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक, एंड फिर आना है माइनस का y मतलब x रेज टू पावर x अपॉन x। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, तो ज़रा देखो ये वाला टर्म तो सीधा कट गया, इससे दिखाई दे रहा है। क्लियर, ओके। अब जरा y1 की वैल्यू वापस यहाँ रख दो, तो माइनस टाइम्स 1 प्लस लॉग x। y1 की वैल्यू क्या आई है, x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा ये चीज़। अरे बोलो, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रही। तो ये y1 स्क्वायर गिवन है, नॉट y1, ये y1 स्क्वायर गिवन है, तो ये चीज़ बन जाएगी स्क्वायर, राइट। भाई मुझे लग रहा था कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर x ऊपर। अब इसको समझो ऐसे, ये सोचो कि ऐसे लिखा हुआ है, ये वाली पूरी चीज़, ये लिखा हुआ है a 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, और नीचे भी लिखा हुआ है a। तो जब a स्क्वायर होगा तो एक a और एक a कट जाएगा, तो सिर्फ एक a बचेगा। समझ पा रहे हो, तो यहाँ से x पावर x आएगा, और आगे बचेगा 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर। ये चीज़ समझ आई, अरे बोलो ना, ये चीज़ समझ आई। ठीक, ये आ गया। अब दोनों देखो एक जैसे लिखे हुए, कट गए, आंसर आ गया 0, जो कि LHL नहीं RHS के इक्वल है। बोलो हाँ, कर लोगे, कितना आसान है। बस y1 y2 पता, y1 पता होना चाहिए, y2 पे आप जा सकते हो धीरे धीरे। ठीक, मैंने x रेज टू पावर x वाला क्वेश्चन जैसा वहाँ पढ़ा था, वहाँ यहाँ भी ऐसा पढ़ लिया। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है sin t y इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2। बोल रहे हैं कि d2y बाई dx2 बताओ। ध्यान से सुनना, अगर मुझसे सिर्फ पूछते कि dy बाई dx बताओ, तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता सर आप dy बाई dt कैलकुलेट कर लो, dy बाई dt कैलकुलेट कर लो, और dx बाई dt कैलकुलेट कर लो, और दोनों को अपॉन में कर दो, मुझे dy बाई dx मिल जाएगा। बट क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि d2y बाई dx2 अगर निकालना है तो कि सर आप d2y बाई dt2 कैलकुलेट कर लो और d2x बाई dt2 कैलकुलेट कर लो? क्या मैं कह सकता हूँ? ना जी ना, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक, ये मत सोचना कि यहाँ से अगर जो चीज़ आती है वैसे, जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि dy बाई dx जो होता है वो 1 अपॉन dx बाई dy के इक्वल होता है, बट यहाँ ये चीज़ इक्वल नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि अगर आपको d2y बाई dx2 पता है, दिस वन, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन d2x बाई, वेरिएबल को चेंज करके लिख दूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, वैसे यहाँ पे जब पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाती है, जैसे यहाँ ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, राइट, बिकॉज t इन्वॉल्व है अलग से, तो ऐसा मैं नहीं करूँगा कि मैं d2y बाई dt2 निकाल लूँ और फिर d2x बाई dt2 निकाल लूँ और फिर दोनों को अपॉन में कर दूँ, नहीं जी नहीं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखने वाले क्या करने वाले हैं। ठीक, ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx पे पहुँचेंगे, क्योंकि अगर dy बाई dx पे पहुँच गए तो d2y बाई dx2 पे पहुँचना आसान होता है। ठीक, तो उसके लिए हमको ये चाहिए दोनों, dy बाई dt और dx बाई dt। क्लियर, तो सबसे पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, x इज इक्वल टू a टाइम्स d dt ऑफ साइन t बन गया। ये चीज़ समझ आती है, तो ये चीज़ चुपचाप से बन गई a cos t, ये क्या आया है, ये आया dy बाई dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक, ऐसे ही डी वाई बाई ये निकालने डी टी, तो ये क्या बनेगा, ए ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ कॉस टी प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग टेन टी बाई टू। क्लियर, अरे बोलो क्लियर। ये बन जाएगा ए माइनस का साइन टी प्लस इसका करोगे तो पहले तो टेन टी बाई टू नीचे आएगा, क्योंकि लॉग एक्स का जानता हूँ तो लॉग एक्स का 1/x होता है। फिर टेन टी बाई टू करोगे तो टेन एक्स का जानता हूँ, टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ बन जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू, फिर टी बाई टू का करोगे तो 1/2। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई, अब बोलो ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, आगे देखो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस का साइन टी प्लस, इसको मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ बनेगी। देखो यहाँ पे 1/2 सेक स्क्वायर टी बाई टू अपॉन टेन टी बाई टू, टेन टी बाई टू, तो 1/2 सेक का मतलब 1/cos टी बाई टू अपॉन स्क्वायर होगी, ठीक, अपॉन साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू। ये चीज़ समझ आई। एक कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल, ये वाला साइन उठ के जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ जो 1 आया है वो जाके उससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, तो ये बन जाएगा 1/2, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू, साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, तो ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, मतलब साइन 2t/2। ये समझ ये बात समझ आई ना, ये है x, ये है x, ठीक, तो साइन 2x कॉस x, तो क्या बनेगा साइन 2 और जो था x। क्लियर, ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये मेरा बन गया 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1/sin t। ये चीज़ समझ आई, तो मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ 1/sin t। ठीक, ठीक है, तो ये बन गया माइनस का a अपॉन माइनस का a, नॉट माइनस का, प्लस का a, यहाँ पे एलसीएम ले लिया साइन t, ये हुआ साइन स्क्वायर t प्लस 1। अब न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या बन जाता है, अरे बोलो कॉस स्क्वायर टी, ये बन गया कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। यहाँ तक बात समझ आई। ये मेरा आया है डी वाई बाई डी टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, आई गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है मेरे पास, a टाइम्स कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी अपॉन, ये बन गया a कॉस टी, ये a से ये a कैंसिल, ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, ऊपर आ गया कॉस, नीचे आ गया साइन, मतलब कॉट टी। बोलो यहाँ तक चीज समझ आई। ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया है डी टू वाई बाई डी एक्स, नॉट डी टू वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इज कॉट टी। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू पे। जब डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखूंगा तो दोनों तरफ एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, इस स्टेप को प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना। डी डी एक्स ऑफ कॉट टी। ठीक, अच्छा, ये तो बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। बोलो हाँ, ये क्या बनेगा, तो मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास t है, तो सबसे पहले तो cot x की तरह ट्रीट करूँगा इसको। तो cot x का क्या हो जाता है, माइनस, वेरी गुड, कोसेक स्क्वायर x, मतलब कोसेक स्क्वायर t इंटू t का करूँगा तो dt बाई डी एक्स बन जाएगा। अरे बोलो dt बाई डी एक्स बन जाएगा। अब क्या मुझे dt बाई डी एक्स पता है, तो यस, बिकॉज dt बाई डी एक्स जो होता है वो कुछ और नहीं, वो है 1/dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी मुझे पता था, dx बाई डी टी क्या था, 1/8 टाइम्स आई थिंक कॉस टी, यहाँ उठा के रख देंगे। तो ये बना मेरे पास माइनस का कोसेक स्क्वेयर टी और अपॉन, इसकी जगह रखूंगा तो a आ जाएगा a कॉस टी।
तो आप यहाँ से इसके बाद यही छोड़ सकते हो, या कोई और एक स्टेप लिख के माइनस का 1 अपॉन कोसेक नीचे ले आओ तो a बन जाएगा, इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर टी और इधर बन जाएगा कॉस टी। ये भी लिख सकते हो। ये किसकी वैल्यू है, ये है d2y/dx2 की वैल्यू। बोलो क्लियर है। तो क्या सीखने को मिला यहाँ से, सीखने को मिला कि मैं अगर d2y/dt2 मुझे निकालना है, या d2y/dx2 निकालना है और मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है, तो सबसे पहले मैं ये निकालूंगा dy/dx यूजिंग द सेम मेथड dy/dt अपॉन dx/dt। और फिर मैं जानता हूँ वो हमेशा एक t का फंक्शन है, ये श्योर है। कभी भी आप अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में dy/dx निकालोगे तो हमेशा t का फंक्शन आएगा। हाँ, भले ही आप फिर cot t को x और y की वैल्यू देख के वहाँ से फंक्शन में वैल्यू देख के इनिशियली cot t को रिप्लेस कर सकते हो x और y से, अदरवाइज जो पहला आंसर आएगा वो t के फंक्शन आएगा। अब जब t का फंक्शन आया तो एक बार अगली बार डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे एक dt/dx का टर्म मिलेगा। अब इस dt/dx टर्म को निकालने के लिए मेरे पास dx/dt पहले से अवेलेबल है, उसको यूज़ कर लेंगे यहाँ एंड देन आंसर आ जाएगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि जो y2 होता है वो ये ना बोल देना कि ये पलट के हो जाता है कुछ, जो ऐसे मैं बोल दूँ अगर dx/dy2 इसके इक्वल नहीं, वो इसके इक्वल नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखो हमें एक एक चीज़ जो वहाँ हम लोगों ने पढ़ी है सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, बस ध्यान से देखते चलना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। fx इज इक्वल टू mod x³ फाइंड d2y/dx2। पहले तो बताओ क्या ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन mod x³? क्योंकि देखो d2y/dx2 तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो dy/dx एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके बाद ही d2y/dx2 कैलकुलेट कर पाते हैं, अदरवाइज उसके पहले नहीं। क्लियर ना, ओके। तो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? तो लेट्स सी। हम जानते हैं mod x का, mod x होता है x when x is greater than equal to 0 माइनस x when x is less than 0। तो fx क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा x³ when x is greater than equal to 0 माइनस x³ when x is less than 0। मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने mod x जगह x रख दिया और माइनस x रख दिया और उसकी कंडीशन लगा दी। दिस इम्प्लाइज दिस इज x³ when x is greater than equal to 0 एंड दिस इज माइनस x³ when x is less than 0। x³ का ग्राफ पता है कैसे होता है? ऐसे करके, ये है x³ का ग्राफ। और माइनस x³ का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे करके। अब इसमें बोला जा रहा है कि जब हम लोग ग्रेटर देन 0 पे हैं तो हम लोग x³ पे चलते हैं, मतलब ये नॉट एग्जैक्टली दिस बट समथिंग दिस वन, राइट। और जब हम लोग माइनस x पे रहते हैं, मतलब इधर रहते हैं, इस वाली साइड पे रहते हैं, इस वाली साइड पे रहते हैं, तो हम लोग किस पे चलते हैं? हम लोग चलते हैं माइनस x³ पे, मतलब माइनस x³ ये वाला कर्व। क्लियर। तो जो मेरा ग्राफ बना वो कौन सा बना? वो ये बना। इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा दूँ, सिर्फ ये दिख रहा है ना, सिर्फ इतना सा। फिर से मैं बना देता हूँ इसको दूसरे कलर से, रेड से। ये वाला ग्राफ मेरा है। ये एक्चुअली किसका ग्राफ है? ये आपको दिख रहा होगा पैराबोला जैसा, पैराबोला जैसा नहीं है, ये mod x³ का ग्राफ है। अब देख लो ये डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे। अब यहाँ हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये चीज़ डिफरेंशिएबल है। क्लियर, ओके। देखो मेरे पास फंक्शन ये बन के तैयार हुआ है। अब इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये पहले तो f' एग्जिस्ट करता है। f' एग्जिस्ट करना मतलब LHD और RH आपस में इक्वल होती है। अच्छा, प्रॉब्लम सिर्फ 0 पे होगी क्योंकि उसके पहले ये पॉलिनोमियल है, x³ लिखा हुआ है, उधर माइनस x³ लिखा हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। सिर्फ 0 पे फंक्शन अपने आप को बदल रहा है, नेचर बदल रहा है, इसका मतलब सिर्फ 0 पे चेक करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 LHD बताओ जल्दी से बच्चा, क्या होती है? f ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं इस वजह से। ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन दिस इज RHD नॉट LHD अपॉन h। ओके, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। जरा f ऑफ h पे वैल्यू बताओ। h एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर मतलब पहली वाली ब्रांच, मतलब h³ माइनस 0 पे वैल्यू बताओ 0 अपॉन h। आंसर कितना आ गया? h² सॉल्व करने के बाद h 0 रख दिया, आंसर आ गया 0। ऐसे ही RHD निकाल लो, सॉरी LHD निकाल लो, इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ। LHD क्या आ जाएगा? LHD आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। माइनस 0 मतलब h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और माइनस 0 मतलब माइनस h मतलब यहाँ कहीं हम लोग हैं माइनस h, समझ रहे हो ना? क्योंकि h एक पॉजिटिव है, माइनस h आएगा तो इधर आ जाएंगे। इधर मतलब 0 से कम, 0 से कम में कौन सा कर्व मिलेगा? माइनस x³ मतलब माइनस टाइम्स ऑफ जो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस h³ माइनस ये बन जाएगा f ऑफ 0 मतलब 0 अपॉन माइनस h।
लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये चीज़ समझ आएगी नहीं आई? अरे बोलो ना। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, एच क्यूब ऊपर आएगा, माइनस का एच स्क्वायर बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आंसर आ गया 0। क्या मिला? LHD RHD आपस में इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के बाद क्या होगा वो भी हम लोग बता सकते हैं, वो होगा ये fx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि हम जान रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल, और हम जब जान जाते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हम आज़ाद हो जाते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं फंक्शन के साथ। तो मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, 3x क्यूब आ गया व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0 दिस इज माइनस 3x स्क्वायर। अरे बोलो माइनस 3x स्क्वायर। ये आ गया f डैश x, ये आ गया मेरे पास f डैश x। अब मुझे क्या प्रूव करना था? मुझे बताना था f डबल डैश x, मतलब f डैश x का डैश, मतलब मुझे प्रूफ करना है जो f डैश x, इसको मैं अगर मान लूँ g, मतलब g डैश, अगर f डैश को मैं g मान लूँ, इसको मैं लिख दूँ सम gx, ऐसे करके, मतलब मुझे प्रूफ करना है कि जो gx है वो डिफरेंशिएबल है। समझ रहे हो ना? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि g डैश एग्जिस्ट करता है, मतलब f डैश का डैश एग्जिस्ट करता है, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा जो g फंक्शन आया है वो डिफरेंशिएबल होता है। बहुत इजी। और कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? सिर्फ जीरो पे। जीरो पे फिर से LHD RHD चेक कर लो, तो एट जीरो x इज इक्वल टू 0। LHD बताओ जल्दी से। लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ 0 माइनस एच माइनस जी ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 जी ऑफ 0 माइनस एच, मतलब 0 से कुछ इधर है हम लोग, या एक और स्टेप लिख दूँ दिस माइनस जी ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। जी ऑफ 0 कितना आ जाएगा? माइनस का 3 टाइम्स, क्योंकि हम लोग लेस देन 0 पे तो इस वाली ब्रांच पे चलेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एच का स्क्वायर, माइनस 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? माइनस का h। इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक ये माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर आएगा h स्क्वायर, 3h स्क्वायर, h कैंसिल, आंसर आएगा 3h, तो इक्वल टू 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0। क्लियर? RHD निकाल लो ऐसे ही। अभी बताऊँगा ये सब हो क्यों रहा है, क्या कारण है कि मॉड पे जब हम लोग चलते थे तो प्रॉब्लम आ जाती थी, यहाँ पे नहीं आ रही है चीज़। ठीक, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। ये मैं LHD लिख दूँ, इधर भी ध्यान देते चलना। 3, अब पहला वाला फंक्शन चलेगा h स्क्वायर, क्योंकि हम पॉजिटिव पे आ चुके हैं, क्योंकि अब हम इधर हैं, h यहाँ है। ठीक, माइनस 0 अपॉन h, फिर से सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3h बचेगा, आंसर आएगा 0। तो वापस से LHD RHD इक्वल मिला, इसका मतलब जो g है उसका डैश एग्जिस्ट करता है, मतलब f डैश का डैश एग्जिस्ट करता है, मतलब f डबल डैश एग्जिस्ट करता है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि f डबल डैश होगा क्या, तो मैं बता दूंगा, देखो क्या होगा, तुम परेशान हो इतनी देर से, वो ये होगा। कहाँ चला गया? ये दिख रहा है 3x स्क्वायर, इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो इस चीज़ को, तो क्या बन जाएगा? 6x, और इधर बन जाएगा माइनस का 6x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0। ये मेरा आएगा f डबल डैश x, और ये मेरा आएगा f डबल डैश x। बोलो हाँ। ठीक, यहाँ तक सही है। अब आप नेक्स्ट टाइम करके देखना, क्या f डबल डैश के बाद f 3 टाइम्स डैश भी एग्जिस्ट करता है। अब इसको कुछ मान लेना h, लेट से, अब दिखाना क्या h डैश एग्जिस्ट करता है, तो आपको मिलेगा कि ना जीना। अब देखो ये सब यहाँ हो क्यों रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहा गया, हाँ, यहाँ बार बार ऊपर h बन जाता है, और h इसलिए बन जाता है क्योंकि ऊपर पावर, यहाँ पे 1 ही पावर रहती है, ऊपर पावर हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है। जैसे यहाँ h स्क्वायर थी पावर, यहाँ पे कितनी पावर थी? ध्यान से देखो तो h क्यूब थी, ये देखो लास्ट में h क्यूब थी, यहाँ भी h क्यूब थी। तो क्या हुआ? h कैंसिल हो गया, और एक h और ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो एक h बच जाएगा, वो उसको 0 कर दे रहा है। बट जब हम लोग मॉड फंक्शन पे चलते हैं, समथिंग दिस, जब हम मान लो इसी पे जब हम आएंगे इस वाले पे, तो क्या मिलेगा मुझे? 6h माइनस 0 अपॉन h। अब h कैंसिल होकर एक बार 6 मिलेगा और दूसरी बार माइनस 6 मिलेगा, क्योंकि अब इसको कोई 0 नहीं बना पा रहा है, बिकॉज उस पर पावर खत्म हो जा रही है। मतलब नीचे तो एक पावर है, ऊपर एक ही पावर बच रही है। इस वजह से जितने, अब आपसे मैं बोल दूँ x पावर 5, x पावर 6 या x पावर n व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ये चीज़ डिफरेंशिएबल होती है? तो यस। कितनी बार डिफरेंशिएट हो? जैसे ये मैं पूछूँ, देखो यहीं से एक बहुत अच्छी दिमाग पे मेरी चीज़ आ गई है, मैं जनरल इसको लिख सकता हूँ कैसे? मॉड x रेज टू पावर n इज डिफरेंशिएबल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक बात, मतलब क्या है कि x स्क्वायर डिफरेंशिएबल होगा, x क्यूब डिफरेंशिएबल होगा, x की पावर 4 डिफरेंशिएबल होगा, x रेज टू पावर 5 डिफरेंस, ये सारे डिफरेंशिएबल होंगे। कब तक डिफरेंशिएबल होंगे? एंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जैसे
एक्स क्यूब में डेरिवेटिव कहाँ तक एग्जिस्ट किया, एफ डबल डैश तक, एफ 3 टाइम्स डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर में आप देखना तो एफ डैश एग्जिस्ट करेगा, एफ डबल डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एफ डैश जब निकालोगे ना तो वो ऐसा बन जाएगा 2x और माइनस का 2x, जैसे यहाँ बना था, यहाँ माइनस का 2x, यहाँ क्या बना था एफ डबल डैश 6x और माइनस का 6x, इसके बाद डिफरेंशिएट होना खत्म, यहाँ ऐसे बनेगा, इसके बाद खत्म। मतलब अगर 3 होता है तो 3 तक नहीं होता, सिर्फ 2 तक होता है, स्क्वायर होता है तो सिर्फ 1 तक, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट अप टू n-1, यहीं तक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, इसके आगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आ गई बात। मतलब आपसे अगर कोई भी ऐसे पूछ लें कि क्या मॉड x रेज टू पावर 100 डिफरेंशिएबल होगा, तो आप बोलोगे हाँ। क्या कहेगा कि f 100 टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो आप कहोगे नहीं। बट क्या f 99 टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो बोलोगे हाँ, बिकॉज अप टू n-1 डिफरेंशिएबल है फंक्शन। f 99 इसका मतलब ये है f1x, f डबल डैश x को लिख रहा हूँ मैं f2x, ठीक, f3 टाइम्स को लिख रहा हूँ f3x ऐसे, और f4 टाइम्स को अब रोमन से लिख नहीं सकता, तो इसको 4x फिर ऐसे लिखा जाने लगता है, ठीक। तो क्या 99 बार डिफरेंशिएबल होगा, तो यस होगा। 100th बार नो, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। अब अगर 100th बार नहीं तो उसके आगे पे होगा ही नहीं, खत्म काम, क्योंकि उसको अगर उसके आगे होना है, जैसे एफ डबल डैश एग्जिस्ट करना तो पहले एफ डैश एग्जिस्ट करना चाहिए। अब एफ 100 ही डिफरेंशिएबल नहीं तो एफ 101 की बात ही नहीं कोई, क्लियर ना। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिल गया, मैं अभी मेरे दिमाग में आ गया ये कि अगर x रेज टू पावर n दिया है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, बट उसका डेरिवेटिव अप टू n-1 ही एग्जिस्ट करता है, उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, देख रहे हो आप। तो आप ट्राई करना कि क्या एक्स स्क्वायर कितनी बार डिफरेंशिएबल होता है और उसका डेरिवेटिव बताना मुझे, और मॉड एक्स एक बार डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर ना, ओके ठीक है। तो इसमें एचओडी में इतना ही रहा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेट मेजरर, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। मतलब क्या है इसका कि रेट के, पहले तो ये समझो रेट मेजरर क्या होता है, कि रेट किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में रेट कैसे मेजर किया जाता है। जैसे बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब में पढ़ा होगा, ठीक। ये हो क्या रहा है, ये स्पीड क्या है, स्पीड बताती है कि कितनी डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में कवर करी गई है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 50 सेकेंड्स में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करी गई है, और यूनिफॉर्म मोशन है, लगातार चल रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी गई होगी, तो 100/50 मतलब 2 यूनिट। तो ये जो एक सेकंड में चीज़ होती है ना, एक सेकंड में क्या हुआ, यूनिट सेकंड में चीज़ें क्या हुई हैं, तो वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है। अब ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड को। तो स्पीड और कुछ नहीं, स्पीड है कि कितनी डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम लगा। जैसे मैं यहाँ से चला इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, अब मैं बोलूँ कि ये मेरा फ्लैग था, ठीक। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 100, ठीक। यहाँ से इसकी डिस्टेंस है सॉरी नॉट यहाँ से यहाँ से इसकी डिस्टेंस है ये, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 30, ठीक। अब मैं बोलूँ कि यहाँ किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और यहाँ किसी पॉइंट पे ख़त्म हुआ है, इसको यहाँ से यहाँ जाने में लेट्स से 35 सेकेंड्स लगे ना, मैंने बोल दिया। अब मैं पूछूँ आपसे स्पीड क्या होगी, तो स्पीड आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कि इस टाइम पे जब मैंने क्लॉक चलाई थी और इस टाइम पे मैंने जब क्लॉक चलाई थी, उनके बीच का वो बता दो टाइम, मतलब टाइम डिफरेंस बता दो। या मैं अभी इसको यूज़ ना करूँ, अभी ऐसे बोलूँ टाइम डिफरेंस कहाँ का, यहाँ पे क्लॉक पे कितना बजा था। सपोज यहाँ पे जब मैं यहाँ पे था तो क्लॉक में हुआ था लेट्स से 12 hours 12 minutes and 0 seconds, ठीक। यहाँ जब मैं पहुँचा तो टाइम था 12 hours 12 minutes 35 seconds, ठीक। तो आप बोल दो कि टाइम डिफरेंस बता दो, तो कितना आ गया टाइम डिफरेंस 35। अब बता दो डिस्टेंस का डिफरेंस बता दो, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे कि यहाँ की दूरी मुझे पता है 100, यहाँ की डिस्टेंस मुझे पता है 30, तो ये डिफरेंस जो हो गया वो 70, मतलब डिस्टेंस डिफरेंस वो हो गया 70। तो आप आंसर बोल दोगे 2, राइट। तो स्पीड कुछ और नहीं, स्पीड है रेट मेजर हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कि एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस बार बार कवर करी जा रही है, राइट। समझ आया ना।
तो अब हम लोग रेट मेजर को डेरिवेटिव से कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक का मीनिंग तो पहले समझ लेना कि डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, मतलब जितने भी रेट मेजर होते हैं उनको क्या हम डेरिवेटिव के थ्रू कर सकते हैं। तो क्या क्या चेंज आ जाता है, तो वो रेट मेजर, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा हुआ है, ये एक डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। क्या ऐसा चेंज आता है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइडिया क्लियर है? तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ पहले थोड़ा सा। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था, ठीक, x का फंक्शन था। डेल y का मतलब चेंज इन y, चेंज इन y, चेंज इन y मतलब ऐसा ग्राफ रहा होगा। लेट से ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है, यहाँ पे मुझे y मिला y1 और यहाँ पे मुझे इसके करस्पॉन्डिंग y मिला y2। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा दूँ y2। तो जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, y2 माइनस y1, मतलब ये डिस्टेंस। क्लियर? चेंज इन दिस। डेल्टा x बताऊंगा चेंज इन x, चेंज इन x मतलब ये डिस्टेंस x2 माइनस x1। ठीक, तो डेल्टा x चेंज इन x एंड डेल्टा y इज चेंज इन y। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y का क्या चेंज है, तो मैं बोलूँगा y दिस अपॉन दिस, क्योंकि मुझे पता है कि जब डेल्टा x चेंज होता है तो उधर डिस्टेंस डेल्टा y चेंज होती है। अभी ग्राफ में बताया, इधर अगर यहाँ से यहाँ मैं पहुँचता हूँ तो वहाँ y1 से y2 में पहुँच जाता हूँ। ठीक, तो एक यूनिट के लिए कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये चीज़ क्लियर है, यही है दिस थिंग इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे यहाँ निकला था, एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस दौड़ेगा वो। ठीक, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, देखना ध्यान से इसको प्लीज। अभी तक x1 यहाँ था, x2 यहाँ था, ठीक, y1 मेरा ये मिला था और y2 मुझे ये मिला था, करेक्ट। अब मैं इस डिस्टेंस को कम करता जाऊँ, मैं यहाँ लेके आ जाऊँ x2 को, ये x2 हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिलेगा, यहाँ कहीं y मिलेगा, करेक्ट ना। अब मैं x2 और पास लेके आ गया, कहीं यहाँ लेके आ गया, तो y मुझे कहाँ मिलेगा, इधर पे कहीं मिलेगा, इसके और पास आ गया। ऐसे ही होते करते मैं y को x को और पास ले गया, यहाँ ले गया सपोज, तो x मुझे और इधर मिलेगा, y, ठीक, और पास ले जाओ, कौन से कलर से बनाओ, हरा कलर, दिस, तो ये ऐसे पहुंच गया, समझ रहे हो। मतलब जैसे जैसे ये डिस्टेंस, जैसे ये x2 इसके पास आता जा रहा है, y2 इधर इसके पास आता जा रहा है। ध्यान से सुनना इस चीज को। तो अगर मैं बोलूं कि x2 जब बिल्कुल यहां पहुंच गया है, x2 मतलब अभी x2 हो गया है x1 प्लस सम डेल्टा x, क्योंकि अगर x2 ये है, x1 ये है सपोज, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ डेल्टा x। मतलब x1 में अगर मैं डेल्टा x ऐड कर दूँ तो मुझे x2 मिल जाएगा। अब वो x2 इतना, ये x2, अब वो x2 इतना ना दूर होके इतना पास आ गया है, तभी भी ये डेल्टा x ही तो होगा, ये डिस्टेंस, राइट। मतलब अब जो ये बगल में x2 है, तो x1 से अगर मैं डेल्टा डिस्टेंस आगे चल जाऊँ, डेल्टा x डिस्टेंस, तो मुझे x2 मिल जाएगा। क्लियर, ओके। और ध्यान से सुनना इसको, अगर इतना सब समझ रहे हो ना तो आपको बहुत क्लियर टॉपिक रहेगा। तो x2 इज इक्वल टू x1 प्लस डेल्टा x। ओके, अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक, नाउ इफ डेल्टा x गोइंग टू बी 0, इट मीन्स दैट कि x2 इज गोइंग टू बी x1 फ्रॉम दिस रिलेशन। जब डेल्टा x 0 चला जाएगा तो x2 क्या बन जाएगा, x1, बट वो इक्वल ना बन के टेंड करेगा, राइट। सो as soon as डेल्टा x going to be 0, this x2 is going to be x1, जो x2 है वो x1 की तरफ आता चला जाएगा, राइट। देन दैट चेंज, अभी तक तो मुझे जो दिखा था ये इतना बड़ा था, मतलब ये y2 था, यहाँ कहीं y1 था, इधर कहीं x1 था, इधर कहीं x2 था, तो मैंने बोला कि ये चेंज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। बट अब यही डेल्टा x बहुत छोटा होता चला जाए, जस्ट बगल में आ जाए, तो ये भी बहुत बगल में आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा बिल्कुल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे कुछ करके, समझ रहे हो ना। Now if this delta x going to be 0, this change is called, this change delta y upon delta x, this is called instantaneous
इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलते हैं कि दिस इज द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जस्ट बदला तो उधर y में कितना चेंज हुआ। दिस इज when लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट dy by dx is actually instantaneous change of y with respect to x। ये बात समझ आती है, this is instantaneous change of y with respect to x, ठीक। and that is also called rate of change of y with respect to when डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0। मुझे बहुत छोटा सा चेंज लेना हो तो मैं उसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके, बिकॉज तब वो बहुत छोटा सा चेंज होगा ना तो ये चीज़ 0 चली जाएगी। अब ये चीज़ 0 जा रही है तो या तो ये चीज़ इन्फिनिट जाएगी या तो नॉट डिफाइंड होगी, दो में एक चीज़ होगी, या तो इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी या तो इन्फिनिट फॉर्म बन जाएगी, राइट। ऐसे ऐसे जब केसेस आते हैं तो हम लोग उसको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ना करके हम लोग डेल वाई अपॉन डेल मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं सीधे से, ठीक। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ अगर मुझे एक साइन का कर्व गिवन हो, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कि डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। मतलब क्या मैं डेरिवेटिव को एज ए रेट मेजरर यूज कर सकता हूँ? यस, व्हेन मुझे डेल्टा एक्स बहुत छोटा, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं जैसे साइन एक्स का कर्व है, साइन एक्स में अगर मैं चाहूँ कि ये यहाँ का चेंज बताओ कितना होगा, ये चेंज कितना हुआ है, ठीक, ये चेंज कितना हुआ है, या जस्ट एक्स टेंडिंग टू 0 होने लगे तब चेंज कितना हुआ है, तो कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, वहाँ से आ जाएगा। और एक्चुअली चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे जो स्लोप, टेंजेंट के स्लोप को, स्लोप ऑफ, वो सब बात की बात है क्योंकि वो हटा दिया गया है। मतलब यहाँ पे कितने किस स्लोप पे वो टेंजेंट बन रही वो मैं कैलकुलेट करता हूँ रेट ऑफ चेंज से, ठीक। मतलब कितना डिस्टेंस, जस्ट अगर इसको ऐसे समझना, इसको ऐसे समझो कि अगर मुझे साइन कर्व गिवन है, मैं थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ साइन कर्व, ये ऐसा करके ये नीचे पूरा गया, तो मैं अगर देखूँ कि जस्ट अगर इतना चेंज हुआ, सपोज थोड़ी देर के लिए पहले इतना, तो मुझे दिखता है कि वाई में जो चेंज हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ का हुआ है, करेक्ट, ये इतना चेंज हुआ है। मतलब ये वाई टू माइनस वाई वन कर दूँ और इधर x2 माइनस x1। अब ये सारी चीज़ें हटा दूँ, अब बस बोल दो कि जस्ट बगल में है इसके, आप बताओ कितना चेंज हुआ है इधर। तो मैं ऐसा तो बता नहीं सकता बिकॉज ये भी 0 जा रहा है, वो भी 0 जा रहा है, बट मैं तब डी वाई बाई डी एक्स का यूज़ कर सकता हूँ। अब साइन एक्स मुझे पता है, ये साइन एक्स, इसका डी बाई डी एक्स निकालूँ। अब ये वाई था, ठीक, साइन एक्स वाई था, इसका डी बाई डी एक्स निकालूँ, कितना आएगा कॉस एक्स 0 पे कितना होता है एट 0 1। मतलब यहाँ पे जो जस्ट हम इसके अप्रोच करेंगे जब इधर बिल्कुल, तो अगर उस जस्ट पॉइंट्स, अरे मैं कैसे आपको बताऊँ, सीना चीर के पूरा दिखा दूँ क्या, कैसे? बहुत अच्छे, और भी जूम होगा 400 पे चला जाएगा, बहुत अच्छे। देखो इतना बड़ा कर दिया, ले तो हम मिटा ले जा रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर मैं जस्ट 0 के बगल ही आ गया, इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब देखो ध्यान से इसको, अगर मैं जस्ट इधर ये बगल में आ गया, ये आ गया, अब मैं बोलूँ कि ये डिस्टेंस x है, डेल्टा x है, और ये डिस्टेंस डेल्टा y है, ये दिख रही है, ठीक। अब बच्चे बताओ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो आप नहीं बता पाओगे बिकॉज ये भी 0 को टेंड करेगा और ये भी 0 को टेंड करेगा। बट यूजिंग दैट डी वाई बाई डी एक्स, यूजिंग दैट कंडीशन मैं बता सकता हूँ कि ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x हमेशा 1 ही रहेगा। मतलब जितना डिस्टेंस इधर आप ट्रेवल करोगे उतनी डिस्टेंस इधर ट्रेवल होगी। ये है बहुत सूक्ष्म बात जिसको बोलते हैं। जस्ट आप इसको अप्रोच कर रहे हो तब भी आपको पता है कि वहाँ पे जितना डेल्टा एक्स चेंज होगा उतना ही डेल्टा वाई चेंज हो रहा है, उतना ही डेल्टा वाई चेंज हो रहा है। कितनी अच्छी बात है? चलिए जी, ये तो हो गई अच्छी बात है। अब इस पे क्वेश्चन, तो ये मीनिंग समझ आ गया कि ये क्यों नाम पड़ा इसका, इस चैप्टर का, कि डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, बिकॉज हम लोग डेरिवेटिव को एज अ रेट मेजरर भी कंसीडर कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन small change in x, okay, all right। चलिए, तो कहीं भी आपसे अगर रेट पूछे कि रेट बताओ किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, या फिर किसी भी वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल,
जैसे आपसे पूछ ले कि कोई भी एक वेरिएबल ए है, इसका रेट बताओ विद रिस्पेक्ट टू सम बी, तो वो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स, या किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, ये हो जाएगा डी जी बाई डी एफ बाई डी जी। तो यहाँ थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग रेट मतलब इंस्टेंटेनियस रेट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो हम लोग थ्रू आउट द चैप्टर इंस्टेंटेनियस रेट कंसिडर करके चलेंगे, ठीक। अदरवाइज रेट का मतलब होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, अगर वो चीज़ बड़ी बड़ी क्वांटिटी हो तो हम लोग उनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल के अपॉन कर देते हैं, यूनिट डिस्टेंस के लिए रेट निकाल देते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस तो थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करने वाले हैं, तो इन दिस केस वी ऑलवेज यूज डेल एफ बाई डेल जी। रिमेंबर दिस, व्हाई वी आर यूजिंग डेरिवेटिव, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इंस्टेंटेनियस चेंज। क्लियर है? ऑलराइट, तो ठीक है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएंगी चीज़ें। और एक चीज़ ध्यान से देख लो, उससे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि ये डी वाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट कब आया, जब देखा गया कि लाइक अगर मैं डेल्टा एक्स बढ़ाता हूँ तो हर बारी डेल्टा वाई नहीं बढ़ता है। मतलब अगर मैं एक यूनिट एक्स में एक यूनिट का इजाफा करता हूँ या इंक्रीज करता हूँ, तो एक समय जैसे कोई आदमी मान लो यहाँ से यहाँ चल रहा है, ऐसा समझो, पॉइंट ए से पॉइंट बी में कोई बंदा है जो दौड़ते हुए चला जा रहा है, ओके, ठीक, वो चलते हुए। अब क्या है, मान लो ये जंप करते करते कूदते कूदते जा रहा है, ओके, ध्यान से समझना प्लीज इसको। अगर मैं पहले 1 सेकंड में बात करता हूँ, पहले 1 सेकंड में, तो इसने 4 मीटर की जंप करी, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने 4 मीटर जंप करा। अगले 1 सेकंड में इसने सिर्फ 2 मीटर की जंप करी, 2 मीटर की। फिर अगले 1 सेकंड में इसने 1 मीटर की जंप करी, ठीक। फिर अगले 1 सेकंड में ये फिर से 2 मीटर चला, जो भी है यहाँ से यहाँ 2 मीटर चला। मतलब हर बार हर 1 सेकंड में इसकी जंप डिफरेंट है। इन केस में अगर मुझसे पूछा जाता है कि किसी भी पॉइंट किसी भी टाइम पे मुझे बताओ कि इसका रेट क्या होगा, दौड़ने के या उछलने का रेट क्या होगा, तो मैं इससे नहीं बता सकता, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से, उससे नहीं बता सकता, ठीक। ध्यान समझ लेना इस चीज़ को। कभी भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी पर्सन या भी जो भी चीज़ हो रही है, उस चीज़ का रेट मेजर करने के लिए कभी भी इसका यूज़ नहीं होता। ये यूज़ तब होता है जब मुझे एक यूनिफॉर्म चीज़ गिवन हो, लाइक मुझे बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस मुझे टाइम गिवन है और यहाँ से यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस पूरी गिवन है, तब मैं यूज़ करूँगा डेल वाई बाई डेल एक्स का। अदरवाइज एट दैट पॉइंट, जैसे यहाँ मैं यहाँ में पूछूँ कि इस पॉइंट पे वो बताओ, तो मुझे पता है कि यहाँ यूनिफॉर्मली चल रहा है, तो इसका मतलब मैं चाहे यहाँ का पूरा का निकाल लूँ और या इस पॉइंट का निकाल लूँ, वो सेम होगा। बट अगर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, सपोज ऐसे चल रहा है कर्व, अब मैं इस पॉइंट को बताऊंगा डिफरेंट, इस पॉइंट को बताऊंगा डिफरेंट, इस पॉइंट को बताऊंगा डिफरेंट, ये डिफरेंट, जस्ट बगल बगल के पॉइंट के डिफरेंट रेट हैं। इसका मतलब इस टाइम पे हम लोग इसी का यूज़ करेंगे। समझ रहे हो? हाँ। अगर यूनिफॉर्मली चलता होता तो मैं इसका यूज़ करता, कोई दिक्कत नहीं थी, वो पूरा ब्लॉक बनते चलते मैं उसका यूज़ करता। लेकिन हर पॉइंट पे वो मेजरर चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अभी मैं आपको देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो, जैसे मैं बोलूँ एक बलून है, ठीक। अब ये पहले कुछ छोटे साइज का था, इसको थोड़ा छोटा ले लो, उसको थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक। पहले ये कुछ इस साइज का था, अब ये कुछ इस साइज का बन के तैयार हो गया, ठीक, आफ्टर सम टाइम। फिर उसके बाद इसने ये साइज लिया आफ्टर सम टाइम, ठीक। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। यहाँ पे लेट से r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेट से r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेट से r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे वॉल्यूम बताओ, तो 4/3 पाई r क्यूब मतलब 4 क्यूब। इसको मैं थोड़ा और कम साइज कर लूँ ताकि आपको समझाने में सही रहे। तो मैं इसको ले लेता हूँ 1, इसको ले लेता हूँ 2, इसको ले लेता हूँ 3, r इज इक्वल टू 3, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, इस वजह से मैंने किया। तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है r क्यूब। तो r इज इक्वल टू जब 1 है तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 1, ठीक। 1 का क्यूब मतलब 1। r इज इक्वल टू जब 2 है तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2 का क्यूब, मतलब 8 टाइम्स 4/3 पाई। देन r इज इक्वल टू 3 बन जाए तो हो जाएगा 4/3 पाई 3 क्यूब, मतलब 27 टाइम्स 4/3 पाई। इसका मतलब हर एक डिस्टेंस जब एक यूनिट का रेडियस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है,
एक बारी 8, फिर अगली बार 8 माइनस 1 मतलब 7 का, फिर अगली बार 27 माइनस 8 मतलब 19 का। तो समझ रहे हो? तो अगर मुझसे कोई पूछे कि r इज इक्वल टू 3 पे इसका रेट क्या है, मतलब वॉल्यूम का विद रिस्पेक्ट टू r, रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का कितना चेंज है एट r इज इक्वल टू 3, मुझसे पूछा जा रहा है एट r इज इक्वल टू 3 पे बताओ। तो 3 पे बताने के लिए मैं सबसे पहले एक और सर्किल ड्रॉ करूंगा। लेट्स से ये मैंने सर्किल थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, जस्ट ये मैं थोड़ा सर्किल इसको बना लेता हूँ, ये ठीक। अब देखो इस सर्किल को ध्यान से देखो जरा, इसको मैं ये डिस्टेंस दिख रही है, ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये है डेल्टा आर, और उसके बाद जो वॉल्यूम दिख रहा है वो डेल्टा वी, मतलब ये वाइट वाला वॉल्यूम माइनस रेड वाला वॉल्यूम ठीक अपॉन डेल्टा आर। ये करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि एट आर इज इक्वल टू 3 पे कितना वॉल्यूम का चेंज हुआ है। क्लियर बात? मतलब मैं एक्चुअली यहाँ से शुरू किया, मैंने एक सर्किल मैंने ड्रॉ करा ये ऐसे करके, फिर इससे बड़ा एक और सर्किल ड्रॉ किया कुछ ऐसे करके, फिर इससे बड़ा एक और सर्किल ड्रॉ किया, एक और सर्किल ड्रॉ किया, करते करते मैं इस रेड सर्किल पे पहुंच गया। ठीक, समझ आई बात? ये मैं हटा देता हूँ, मैं इस रेड सर्किल पे पहुंच गया। इस रेड सर्किल पे आते ही मुझे दिखा कि अब डिस्टेंस बहुत छोटी हो गई, मतलब आर में बहुत छोटा चेंज हो गया। अब अगर आप ये कैलकुलेट कर पाओ कि वॉल्यूम डब्ल्यू का, मतलब जो व्हाइट कलर से वो पेंट है और जो रेड कलर से पेंट है उनके बीच का डिस्टेंस, तो ये भी आपको एट आर इज इक्वल टू 3 पे वॉल्यूम का रेट देगा विद रिस्पेक्ट टू आर, श्योर है। बट यहाँ क्या है, यहाँ हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता है कि आर, मुझे क्या बोलते हैं, मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता है। जैसे आर इज व्हाइट कलर के लिए तो मैं लिख दूंगा 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब, राइट, ये तो लिख दूंगा। माइनस रेड वाले के लिए क्या लिखोगे, 4/3 पाई इंटू वॉट, ये होगा कुछ 2.999999999999, बहुत समझ रहे हो, 3 के जस्ट बगल में, अपॉन फिर उसको अपॉन आर करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा एट आर इज इक्वल टू 3 पे रेट ऑफ दिस ऑन विद रिस्पेक्ट टू आर, रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली डेरिवेटिव का, क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट थोड़ा सा चेंज हो तो वो बता देता है कि उस टाइम पे रेट कितना होगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता है कि वॉल्यूम मेरा हमेशा स्फीयर बना है, तो मुझे पूछना है आर इज इक्वल टू 3 पे बताओ कि रेट ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर कितना होगा। तो मतलब मुझे dv बाई डी आर बताना है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली ऐसे नहीं, अभी मुझे बताया नहीं कैलकुलेट कर सकता। v मुझे पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो dv बाई डी आर क्या हो जाएगा, dv बाई डी आर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू डी बाई डी आर ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब का डी आर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आर स्क्वायर, मतलब 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे आर इज इक्वल टू 3 पे पूछा है, देखो कितना आसान हो गया, सीधा रख दूंगा 4 बाई, नॉट बाई, इट्स पाई इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 9 4 36 पाई। इतना रेट होगा जब ये वॉल्यूम, ये रेडियस 3 हो जाएगी। ऐसे ही 2 पे पूछ ले तो 4/3 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 हो जाए 16 या 16 पाई हो जाएगा उस टाइम पे। क्लियर? देखो अभी तक हम जब वापस से इसके अंदर एक सर्कल बना रहे थे तब कहीं जाके पता लगा पा रहे थे कि क्या होगा सर्किल के अंदर। सर्किल बिल्कुल छोटी रेडियस, ये जितना छोटा कर पाऊँ, ये जितना डेल्टा आर कर पाऊँ उतना अच्छा है, तो मुझे एक्चुअली मिलेगा। बट डेरिवेटिव ने क्या किया, मुझे डायरेक्ट दे दिया कि 36 पाई होगा जब ये आर इज इक्वल टू 3 पे पहुंचेगा। कितनी अच्छी चीज़ है, समझ रहे हो? आप रेट बता पा रहे हो कि आर इज इक्वल टू 3 पे ये किस स्पीड से या किस रेट से दौड़ रहा है। ओके, खैर ज्ञान की बातें बाद में, अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। होप सो इट्स विजिबल टू यू। नो, स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो एक स्फीयर है, ठीक, जिसका मुझे वॉल्यूम पता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसका मुझे सरफेस एरिया पता है कितना होता है 4 पाई। आ रहा तो अच्छा है, नहीं आ रहा तो भैया प्लीज ध्यान से ये सब चीज़ याद रखो, ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मुझसे बोल रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज और सरफेस एरिया चेंज के बीच में रेट बताओ, कि मतलब जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा उसके हिसाब से वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। अभी तक तो मैंने देख लिया था कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, अब मुझे बताना है जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। बहुत ईजी है, मैं जानता हूँ कि अगर मुझे dy बाई, अब देखो ये देखो ऐसा है कुछ कि x इज y इज इक्वल टू
4/3 पाई टी क्यूब, x इज इक्व टू 4 पाई टी स्क्वायर। मुझे dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, क्या है ये कुछ और नहीं, पैरामीट्रिक फॉर्म है, dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, dv बाई डी आर अपॉन ds बाई डी आर। अब जिस भी r पे पूछेंगे मैं बता दूंगा वो सारा। क्लियर है ना बात? ओके, बस बहुत ईजी। अब निकाल लो यहाँ से। सबसे पहले dv बाई डी आर, जल्दी बताओ क्या आ जाएगा, 4/3 पाई 3r स्क्वायर। वेरी गुड। ये कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू 2r। बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ। 4 पाई काट डालो, 3 काट डालो, ऊपर बचा आर स्क्वेयर, नीचे आ गया 2r, ये काट डालो r/2। देखो क्या आया है dv बाई डी एस इज इक्वल टू r/2। मतलब अगर मुझे r इज इक्वल टू 1 पे पूछे तो जितना सरफेस एरिया होगा, जितना सरफेस एरिया में चेंज हुआ होगा, ठीक, डेल्टा एस, और जितना वॉल्यूम में चेंज हुआ होगा वो होगा 1/2। मतलब डेल्टा एस के कंपेरिजन में वॉल्यूम हाफ चेंज हुआ होगा अगर r इज इक्वल टू 1 था। ऐसे ही r अगर 2 था, अगर r2 था तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा एस 1 हो गया होगा। जितना चेंज वॉल्यूम में उतना ही चेंज सरफेस एरिया में, जब r इज इक्वल टू 2 है तब। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ये वॉल्यूम ज़्यादा चेंज होगा, सरफेस एरिया कम चेंज होगा। क्लियर है बात? ओके। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हो कि लेट्स से एक पहला स्क्वायर है जो जिसकी साइड x है, दूसरा स्क्वायर है कुछ जिसकी, ये तो स्क्वायर नहीं बनाना, थोड़ा और बड़ा, जिसकी साइड y है और रिलेशन गिवन है कि y इज इक्वल टू सम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइप सा होता है। तो कहते हैं कि इसका एरिया बताओ, लेट्स से a1, इसका एरिया लेट्स से a2। तो बताओ कि दोनों का एरिया किस रेट से चेंज होगा। d2 है, y मतलब सेकंड का एरिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के एरिया से कैसे चेंज होगा। बहुत इजी, मैं क्या करूँगा, dA2 अपॉन dA1 निकालना है। तो क्या बन जाएगा, dA2 अपॉन जो भी लेना हो, एक x वेरिएबल लेना हो या y वेरिएबल लेना हो, जो आपको सही लगे वो ले सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं x लेके दिखा देता हूँ, फिर y लेके भी दिखा देता हूँ। a2 अपॉन डी एक्स, सॉरी a1 अपॉन dx2। जरा a1 बताओ कितना आएगा, a1 आएगा x स्क्वेयर, a2 बताओ, a2 आएगा y स्क्वेयर। करेक्ट? बोलो हाँ, y स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d बाई डी एक्स वाई स्क्वेयर। नीचे क्या बनेगा, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या सोच रहा है भाई इतना? ओके, दिस इज गोइंग टू बी, इसका डेरिवेटिव तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलो हाँ, अपॉन दिस इज ओनली 2x। y की वैल्यू रख दो और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 2x माइनस 1, और y की वैल्यू रख दी तो 2 टाइम्स, या 2 कैंसिल ही हो गए, इधर से हटा दो 2 को। क्या बनेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ से x कॉमन कर लो, यहाँ से x कॉमन कर लिया, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये कैंसिल, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, खत्म। ये आंसर हो गया। अब इसी को अगर मैं y के रिस्पेक्ट में निकालूं अपॉन dA2, ये कर दूं dA2 अपॉन dy, dA1 अपॉन dy, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा इस पर ही, d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वेयर एंड दिस इज d बाई डी वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। करेक्ट? ये बनेगा मेरे पास 2y अपॉन, ये बनेगा मेरे पास 2x इंटू डी एक्स बाई डी वाई। बोलो हाँ, इधर आ जाओ। दिस इज गोइंग टू बी 2 कैंसिल, सिर्फ y अपॉन x इंटू, यहाँ से जरा dx बाई डी वाई अगर पता है तो dy बाई डी एक्स पता है तो dx बाई डी वाई पता है, कितना आ गया 2x माइनस 1। तो ये बन जाएगा सिर्फ 2y, y की वैल्यू रख दी तो x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन, अरे y की वैल्यू है ये, इंटू 2x इंटू 2 काट दिया ना, 2 कट गया, 2 काट दिया, ठीक, इंटू dx बाई डी वाई, यहाँ से 1 अपॉन टाइम्स बनेगा, तो 1 अपॉन 2x माइनस 1। ठीक, इसको ऊपर भेज दिया, x से x कैंसिल, आंसर कितना आ गया, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, सेम आ रहा है जो यहाँ पे आया था, खत्म। तो चाहे ऐसे निकालो या फिर y रिस्पेक्ट में निकालो, दोनों सेम ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें ना क्वेश्चन में लिख देता हूँ इस वजह से क्योंकि इसमें क्वेश्चन का ही खेल, अगर पढ़ने में समझ आया क्वेश्चन तो समझ पाओगे, अदरवाइज फिर नहीं है। तो मैं पिछले में नहीं लिखा हूँ, बट अभी मैं नेक्स्ट टाइम से सब लिखूंगा साथ साथ। ठीक है, कह रहे हैं एन एज ऑफ द क्यूब, एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी एज लेट से x, ठीक, x इसकी इंक्रीज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू लेट से टाइम। अगर किसी के रिस्पेक्ट में ना गिवन हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में मान लो हमेशा, ठीक। कैसे इंक्रीज कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। 10 मीटर पर सेकंड मतलब कि 1 सेकंड में
10 मीटर बढ़ जा रही है हर बार। मतलब पहले ये क्यूब कुछ लेट्स से 1 मीटर का रहा होगा, ठीक, फिर अगले ही सेकंड में वो 10 मीटर का बन गया, 10 मीटर, ठीक, फिर अगले ही सेकंड में वो 20 मीटर का बन गया। ऐसा ऐसा इंक्रीज हो रहा है क्यूब हमारा। आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे इंक्रीज हो रहा है मेरा क्यूब, तो इसका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा होगा, कब, जब वो 5 मीटर पे हो जाएगा। मतलब यहाँ कहीं जब वो उसकी लेंथ 5 मीटर हो जाएगी, तो उस क्या बोलते हैं, क्यूब का वॉल्यूम का रेट क्या होगा, उस टाइम वॉल्यूम कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रहा होगा। ओके, चलो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मुझे इसका वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब, क्यूब का। मुझे बताना है डी वी बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर, कि जब x 5 मीटर रहा होगा तो उसका वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू t कैसे बढ़ेगा, हाउ फास्ट पूछा है, तो जो h का बोला गया है इंक्रीज होने का रेट, वही ऐसे ही बोला गया वॉल्यूम का। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ भी इंक्रीजिंग गिवन है, यहाँ भी इंक्रीजिंग गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे एज इंक्रीज करेगी वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, इसीलिए फास्ट बोला है, कितना तेज बढ़ेगा, ठीक, और इंक्रीजिंग बोला है, मतलब जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देते रहा करो हमेशा, अगर मैं ना भी बोलूँ तब भी आप लोग ये चीज़ों का ध्यान देते रहा करो, ठीक। तो मुझे डी वी बाई डी टी बताना है, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसी को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, अरे इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक। अब डी एक्स बाई डी टी मुझे पता है 10, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू 10, और ये हर एक टाइम पे गिवन है, ठीक। तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब ये रेट कंटिन्यूस है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि इस x के लिए कुछ और रेट होगा, उस x के लिए कुछ और रेट होगा, हर एक x के लिए रेट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड ही है। अब मुझसे पूछा गया कि जब x इज इक्वल टू 5 होगा तब वॉल्यूम का रेट क्या होगा, तो वॉल्यूम का रेट अब निकाल सकते हो आप कि डी वी बाई डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 5 क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5, तो 3 टाइम्स 5 स्क्वायर इंटू 10, तो 25 इंटू 3 75 750 मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम किस में आएगा, क्यूब में। क्लियर है बात, देखो कितना आसान है, ठीक। और एक चीज ध्यान दो, तो आपको दिखेगा कि जितने भी फंक्शन का मैं डेरिवेटिव बार बार निकालता हूँ वो सारे कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा होते हैं, कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, मतलब वो कंटिन्यूस लगातार चल रहे होते हैं, कहीं कट पीटते नहीं है, और डिफरेंशिएबल होते हैं, अदरवाइज मैं डेरिवेटिव लगा ही ना पाऊँ। तो ये भी चीज़ ध्यान दो कि जितने भी फंक्शन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो सारे कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक, और डिफरेंशिएबल भी। क्लियर है, तो ये चीज़ समझ आ गई, डी वी बाई डी टी कैसे निकला है यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। मुझे अब देखो यहाँ एक्स हर एक x के लिए ये सेम था, मतलब अगर मैं यहाँ बोला कि 5 के लिए, तो 5 के लिए मैंने 10 रखा, 6 के लिए तभी मैंने 10 रखा, बट वॉल्यूम हर एक के लिए डिफरेंट आएगा, कि जब वॉल्यूम 5 रहा तो 750 आया, जब वॉल्यूम 1 होगा तो 30 मीटर क्यूब पर सेकंड आएगा, मतलब उस टाइम बहुत धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा था, जैसे जैसे x बढ़ता गया इसका इंक्रीज होना और बढ़ता गया। नहीं समझ रहे हो बात, मतलब अब देखो पहले इतना बड़ा क्यूब रहा होगा, जब डिस्टेंस बढ़ी तो क्यूब जो है वो क्यूब टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब एक बारी अगर डिस्टेंस 1 होती है तो क्यूब 1 रहता है उसका वॉल्यूम, 2 होती है तो तुरंत 8 बन जाता है, 3 होती है तो तुरंत 27 बन जाता है, 4 होती है तो 64 बन जाता है। मतलब ये चेंज देख रहे हो, यहाँ 7 का चेंज आया, यहाँ आया आई थिंक 19 का चेंज, यहाँ कुछ ऐसे ही बहुत बड़ा चेंज है, मतलब अगर मैं निकालूँ तो 7 एंड 5 माइनस 2 3 37 का चेंज, देख रहे हो कितना चेंज है। इसका मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम, इसीलिए एट एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ बोलूँ एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे बताओ, तो 1 पे आप कितना बताओगे, इसी को यहाँ पे 1 रख दो तो कितना आएगा, सिर्फ 30 आएगा। तो देखो यहाँ 750, यहाँ 30, 1 पे 750 और वहाँ पे सॉरी 1 पे 30, वहाँ पे 750, मतलब जब 1 रहेगा तो रेट बहुत कम है, बहुत धीरे इंक्रीज हो रहा है। स्टार्ट में इंक्रीज देखो 1 का सिर्फ चेंज हुआ, फिर 19 का चेंज हुआ, फिर 37 का, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और बड़ा चेंज आता जाएगा। तो यही रीज़न है कि हर एक एक्स के लिए चेंज अलग अलग होता जा रहा है। समझ लेना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जब इस बारी बनेगा लिख के मैं दे रहा हूँ, इस बारी क्वेश्चन इससे बनेगा और अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान समझ लेना, इसमें 4 स्टेप 5 स्टेप ज़्यादा क्वेश्चन कोई होता नहीं, बस इसकी लैंग्वेज समझने की जरूरत होती है और अंदर से फील आने की जरूरत होती है इस चीज़ की। क्लियर, तो यहाँ दिख रहा है, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपको रेट वो फील आए रेट की, कि जब स्टार्ट में रेट बहुत धीरे धीरे, जैसे जैसे बढ़ता गया रेट बहुत तेज बढ़ता जा रहा है, कि अगर 1 यूनिट का चेंज हो रहा है तो बहुत बढ़ रहा है। जैसे यहाँ एक ही 1 यूनिट का चेंज हो रहा है, लेकिन इस वाली यूनिट के लिए सिर्फ 1 बढ़ा, अगली यूनिट के लिए 19 बढ़ा, अगली यूनिट के लिए 37 बढ़ के तैयार हो गया, अगली यूनिट के लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है 50-60 क्रॉस कर जाए, ठीक। तो जैसे जैसे 1 यूनिट बढ़ने पे उसका वॉल्यूम बहुत तेज इंक्रीज कर रहा है, ये है इसका मीनिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये फील किया करो, बहुत मजा आती है यार, तुम लोग बस केवल रट लेते हो चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल increases
एट ए यूनिफॉर्म रेट मतलब कांस्टेंट रेट देन व्हाट अबाउट पेरीमीटर व्हाट अबाउट पेरीमीटर। तो अगर कहते हैं एरिया ऑफ द सर्किल, कोई एक सर्किल है इसका एरिया मैं लिखूं तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू नहीं दिया, विद रिस्पेक्ट टू नहीं दिया मतलब टाइम के साथ। एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है। लेट्स से सी, तो कह रहे हैं जब पेरीमीटर इसका मैं लिखूंगा 2 पाई आर, तो डी बाई डी क्या होगा, डी बाई डी क्या होगा, बहुत ईजी है। डी बाई डी निकालने के लिए हम ए का यूज़ करेंगे, तो देखो कितना आसान। ए गिवन है डी ए बाई डी सबसे पहले निकालो, डी ए बाई डी क्या हो जाएगा, यहाँ से ज़रा कैलकुलेट करो इस वाले टर्म से, पाई इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी ये चीज़ समझ आती है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये गिवन किसके है, ये गिवन है सी के इक्वल, मतलब यहाँ से मुझे मिला, अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ना डालो, डी आर बाई डी टी इक्वल्स सी अपॉन 2 पाई आर। बोलो हाँ, ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं सेकंड में, जब मैं निकालूंगा डी पी बाई डी टी क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू यहाँ रख दो, इंटू सी अपॉन 2 पाई आर, दिस कैंसिल, सी बाई आर डी पी बाई डी टी। मतलब जो पेरीमीटर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा आर के, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा पेरीमीटर और कम बढ़ेगा। मतलब क्या है, अगर टी 0 से लेके 5 सेकंड के या 1 सेकंड के, 0 टी इज इक्वल 0 to 1, अगर टी इज इक्वल 0 to 1 में पेरीमीटर मान लो 2 मीटर बढ़ा, पेरीमीटर 2 मीटर बढ़ा, तो अगले 1 सेकंड में मतलब टी इज इक्वल टू 1 to 2 में ये 1 मीटर ही बढ़ेगा, उसके बाद ये 0.5 ही बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब टी तो बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ती जाएगी, एरिया उसका कांस्टेंट रहेगा, बट पेरीमीटर का जो इंक्रीज होगा ना वो बहुत कम होगा। पेरीमीटर बढ़ेगा बट इंक्रीज कम होगा, मतलब जितना बढ़ना चाहिए, जैसे स्टार्ट में 2 मीटर बढ़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ पेरीमीटर कम होता जाएगा, बिल्कुल इसको ना समझना, पेरीमीटर का रेट कम होता जाएगा। मतलब स्टार्ट के 1 सेकेंड में पेरीमीटर सिर्फ 2 मीटर बढ़ा है, मतलब ये सर्कल था, अगली बारी सर्किल कुछ इससे बड़ा बन गया है, ठीक, फिर उससे और बड़ा बन गया है। तो जो यहाँ से जब यहाँ से यहाँ बड़ा, यहाँ से यहाँ पे सर्कल आया, तो जो पेरीमीटर का चेंज हुआ है वो 2 मीटर हुआ है। मतलब इसका पेरीमीटर निकाल लूँ, पहले मैं इस सर्किल का पेरीमीटर निकाल लूँ और फिर उसके बाद इस सर्किल का पेरीमीटर निकाल लूँ, तो इनके जो चेंज आए हैं वो सिर्फ 2 मीटर हुआ है। फिर अगले 1 सेकंड में ये सर्किल यहाँ से यहाँ हो गया है, ठीक। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अभी इनके बीच का पेरीमीटर निकालूं, पहले सर्किल का और फिर अगले सर्किल का, तो ये जो चेंज आया वो सिर्फ 1 मीटर का चेंज आया। तो पेरीमीटर तो बढ़ा है लेकिन इनका रेट कम हुआ है। मतलब पहले 1 सेकंड में जो पेरीमीटर का चेंज हुआ है वो 2 मीटर हुआ है, लेकिन नेक्स्ट बार ये जो पेरीमीटर का चेंज हुआ है वो 1 ही मीटर हुआ है। तो इसका मतलब इसी वजह से ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मैं इसलिए चीज़ें बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, इससे ऐसे घुमा के क्वेश्चन देंगे, तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है रेट का। ये आर जो इन्वर्सली है इसका मीनिंग, ये आपको इस चीज़ें दिखनी चाहिए कि अच्छा वो तो बढ़ रहा होगा लेकिन इसका जो रेट है वो कम हो रहा होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहे हैं कि स्फीरिकल बॉल ऑफ शुगर dissolving in water in such a manner that, अब डिजॉल्व होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सच मैनर दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम is proportional to rate of change of डिक्रीज ऑफ, आपको नोटिस करा दिया है कि डिक्रीज है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शन टू सरफेस एरिया, ठीक। प्रूव दैट देन रेडियस, फर्स्ट ऑप्शन, रेडियस decreases with r rate. Second, radius decreases with r square rate. Third, radius decreases with 1 by r rate. And fourth option, radius decreases with constant rate. ठीक, ये बताना है आप। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है।
कहना है कि एक वाटर टैंक में जिसमें वाटर फिल है, उसमें एक मैंने वो डाल दी शुगर की एक बॉल रख दी। अब बॉल धीरे धीरे करके डिजॉल्व होती रहेगी, डिक्रीज होता रहेगा उसका वॉल्यूम। तो बोला है कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब डीवी बाई डी टी, रेट डीवी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया के प्रोपोर्शन है मतलब दिस। तो अगर मैं इक्वलिटी लिखूं तो इक्वलिटी कुछ ऐसी हो जाएगी, इक्वल टू सम के टाइम्स एस ए, बट चूंकि एस ए पॉजिटिव होता है, के एक पॉजिटिव नंबर लिया है तो मैं माइनस लगा लूंगा अलग से, क्योंकि रेट डिक्रीज हो रहा है। जब भी रेट डिक्रीज होता है तो डीवी बाई डी टी जो होगा वो निगेटिव आएगा। रीजन है क्योंकि डीवी बाई डी टी कुछ और थोड़ी ना है, डीवी बाई डी टी है वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। मतलब यहाँ से यहाँ पे जब टाइम पहुंचा तो यहाँ का वी वन बता दो, यहाँ का वी टू बता दो, दोनों का डिफरेंस निकाल के मैं वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन कर दूंगा। अब ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ेगा, टी टू ऑलवेज ग्रेटर देन टी वन। लेकिन जो वी टू होगा मतलब यहाँ वाला वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, बिकॉज वो चीज़ डिजॉल्व होती जा रही है, करेक्ट। तो ये वाली चीज़ निगेटिव आएगी, इसका मतलब डी वी बाई डी थ्री जो आएगा वो निगेटिव आएगा। ये चीज़ समझ आएगी क्यों मैंने निगेटिव लगाया। तो कभी भी डिक्रीज आए या लेस आए, इसका मतलब हमेशा समझ लेना कि वो चीज़ हमेशा निगेटिव पे चलेगी। क्लियर है? ओके। और उल्टा भी अगर निगेटिव लगा है इसका मतलब वो हमेशा डिक्रीज हो रहा है उसका रेट। क्लियर? ओके। अब मुझसे पूछा गया है कि डी आर बाई डी टी के बारे में क्या ख्याल है, डी आर बाई डी टी क्या होगा। तो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। देखो कैसे, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी इसकी जगह मैंने रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ आती है। वॉट दिस इम्प्लाइज 4/3 पाई आर क्यूब का हो जाएगा 2r स्क्वायर 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, सारा कट पिट गया। सिर्फ क्या बचा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स नथिंग। मतलब जो डी आर बाई डी टी होगा वो माइनस के होगा, ये मतलब कांस्टेंट। इसका मतलब द रेडियस इज रेडियस डिक्रीजेड विद कांस्टेंट रेट। तो ऑप्शन नंबर 4 से करेक्ट हो गया। 3 लाइन का क्वेश्चन था, बट अगर समझ में आ गया तभी कर पाओगे, अदरवाइज भैया इधर से उधर पेन घुमाते रहोगे, कुछ होगा नहीं। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man is traveling towards the foot of towards a foot of the foot of tower with a rate of 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये यहाँ पे एक टावर लगा हुआ है, अच्छा बना ना? ठीक, और यहाँ से बंदा दौड़ता दौड़ता चला आ रहा है। ठीक, अब ये इधर अप्रोच कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में 25 मीटर दौड़ रहा है। यहाँ जो फुट है ये इसका फुट है और ये इसका टावर का हेड है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक बारी इसकी डिस्टेंस अगर यहाँ पे होता तो ये होती है, फिर अगली बारी इसकी डिस्टेंस यहाँ पे आगे पहुँचता तो ये हो जाती है, फिर आगे आता है तो ये डिस्टेंस हो जाती है, और पास आता है तो ये डिस्टेंस हो जाती है, फिर और पास आता है तो ऐसी डिस्टेंस हो जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे इसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही, कम होती जा रही, राइट। इधर ये 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो बोल रहे हैं कि और ये टावर की आपको हाइट दे रखी है कि हाइट ऑफ द टावर इज लेट्स से 100 मीटर, what rate he is approaching towards top। टॉप में किस रेट से आएगा, किस रेट से टॉप की तरफ अप्रोच कर रहा है। अप्रोच तो कर रहा है, ये बात समझ आती है, क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस होगी इस वाली पॉइंट पे वो फिर कम हो जाएगी, यहाँ की डिस्टेंस और कम होगी और कम होगी और कम होगी। तो अप्रोच तो कर रहा है टॉप की अप्रोच तो कर रहा है टॉप की तरफ, राइट। फुट की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो टावर की तरफ कितने मीटर पर सेकेंड से आएगा। ठीक, तो इसका बहुत आसान तरीका है। देखो, ये रहा टावर, ये रहा बंदा, ये रहा उसका क्या बोलते हैं टॉप से डिस्टेंस। ये मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कहीं भी ये दौड़ रहा होगा, मैंने एक तुरंत उसको पिक कर लिया और वहाँ पे बना दिया सारा फिगर। ठीक, ये उस टाइम पे 100 मीटर ही रहेगा, क्योंकि हर टाइम पे टावर बढ़ घट तो रहा नहीं है। ठीक, ये किसी एक्स डिस्टेंस पर रहा होगा और ये डिस्टेंस रही होगी वाई। ठीक, तो अगर मैं वाई बोलूँ तो वाई कितना है, रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ठीक, मुझे बताना है dy बाई डी टी, क्योंकि मुझे बताना है वो अप्रोच कितनी तेजी के साथ हो रही है, क्योंकि y का विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यही डिस्टेंस मुझे पता करनी है कि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, पहले इसको मैं ऐसे बताता हूँ, पहले ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, राइट। तो मुझे dy बाई डी टी बताना है, एक बात तो समझ आ गई। और मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है dx बाई डी टी। ये चीज़ समझ आती है क्योंकि dx बाई डी टी गिवन है, क्योंकि मुझे गिवन है कि वो इधर कितने मीटर से अप्रोच कर रहा है, इसका रेट क्या है। मतलब एक्चुअली यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डेल एक्स बाई डेल टी मुझे पता है, मतलब डी एक्स बाई डी टी मुझे पता है वो है 12 मीटर पर सेकंड से। ये चीज़ समझ आती है, अरे नहीं आती क्या। तो डी बाई डी टी आ गया, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दिया, 100 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका करोगे तो 1/√100 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर जो 100 स्क्वायर प्लस स्क्वायर करोगे तो 2x आ जाएगा सिर्फ, इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक, तो ये बन गया क्या, 1/2 भी बनेगा x, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x/√100 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है 25। ये आ गया मेरे पास dy बाई डी टी। अब मुझे जिस भी x पे पूछेगा कि ये डिस्टेंस लेट से मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे इसका रेट क्या होगा, तो मैं बता दूंगा उस x पे कि x इज इक्वल टू दिस पे इसका रेट इतना होगा। हो गया। अब देखो कितना, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये अप्रोच कर जाएगा, तो dy बाई डी टी कितना बन जाएगा 0, क्योंकि अब कोई रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो जाके वहीं पर रुक गया है। अब कोई चेंज टावर के बीच का नहीं बचा है, क्योंकि पहले डिस्टेंस कम होती जा रही थी, जब वो टावर पहुंच गया तो डिस्टेंस हो गई खत्म। अब डिस्टेंस उसकी आगे हर एक टाइम पे इतनी ही रहेगी, क्योंकि उसको टावर पे ही पहुंचना था। डिस्टेंस अभी भी है 100 मीटर डिस्टेंस है उसका टॉप से और उस मैन के बीच में, इवन दो चेंज नहीं हो रही है, तो चेंज 0 हो जाएगा जब वो वहाँ बिल्कुल पहुँच जाएगा, जब x 0 हो जाएगा। x क्या है, डिस्टेंस, यही तो है x डिस्टेंस। ये जब डिस्टेंस 0 हो जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगा तो रेट 0 हो जाएगा। तो अब जिस भी मुझे x पे पूछे मैं उस x पे बता सकता हूँ। क्लियर है, चलिए जी अगला क्वेश्चन। एन इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट 10 centimeter and base radius of 5 centimeter. Water is poured, water मतलब भरा जाना, into it at rate of, क्या रेट दे रखा है 3/2 cc पर मिनट। cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, नॉट कैंपस कैफे। आईटी मद्रास में आपको सीसी के नाम से कैंपस कैफे मिलेगा, तो सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ओके। तो कह रहे हैं कि फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द फाइंड रेट एट विच लेवल ऑफ H2O in the cone raising when डेप्थ इज या हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये है क्या, ये एक वॉल्यूम है, ये तो गलत बन गया, ये एक कोन है, ठीक। ये इसकी रेडियस दे रखी है और ये इसकी हाइट दे रखी है, अच्छा सीधा, ठीक। बाहर से इसमें कोई भी पाइप लगा के पानी फिल किया जा रहा है, ठीक, इसमें पानी फिल किया जा रहा है। नीचे तक नहीं बनाऊंगा, अदरवाइज फिर पूरा फिगर गंदा हो जाएगा। पानी किस रेट से जा रहा है वो गिवन है मुझे 3/2 cc या सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से तुरंत दिमाग में आने चाहिए वॉल्यूम गिवन है, मतलब जितना पानी निकलेगा उतना पानी ऊपर भर जाएगा, वहाँ पे अंदर भर जाएगा। मतलब 1 मिनट में यहाँ हर बार कुछ ना कुछ वॉल्यूम बढ़ता है। वो वॉल्यूम क्या है, मतलब हर बार ये, अगर मैं इस पानी का वॉल्यूम बोलूँ तो वॉल्यूम ऑफ फिल्ड वाटर, चिल्ड नहीं, फिल्ड वाटर, ये कितना है, ये है 2/3, या रेट ऑफ बोलूँ अच्छे से, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ड वाटर इज 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। 1 मिनट में इतना पानी भर जा रहा है, ये चीज़ समझ आती है, अरे बोलो ना, ओके। तो ये कहते हैं कि जब h इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब ये हाइट है, ये क्या है, ये है हाइट, और ये है रेडियस। रेडियस गिवन है मुझे कितनी 5, और हाइट कितनी गिवन है 10, ठीक, सेंटीमीटर में है सब।
कह रहे हैं ये जब हाइट h, तो मैं यहाँ से h हटा देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज करोगे, यहाँ सिर्फ मैं 10 रखता हूँ। जब ये h4 हो जाएगी तो पूछते हैं कि रेट कितना होगा वाटर फिलिंग का, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल ऑफ द वाटर द कोन इज रेजिंग। तो मुझे वो रेट बताना है। अब देखो, अब ध्यान सुनना, पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, किसी भी टाइम पे मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो लेट्स से वो हाइट h थी और उस टाइम पे रेडियस r थी, ठीक। किसी भी टाइम पे पानी भरता जा रहा है, एक टाइम मैंने फिक्स कर दिया, तुरंत उस पर तुरंत मेजर कर लिया कि इतने सेकंड में मैंने क्लॉक लगाई थी, इतने सेकंड में हाइट ये दे रहा है और रेडियस ये दे रहा है। जैसे मैंने मेजर किया, मुझे वॉल्यूम मिल गया। किसका वॉल्यूम? इस वाटर का, जितना फिल हुआ है। कितना हुआ है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि क्या है, ये कोन है, राइट। तो आर स्क्वायर एच, ये चीज़ समझ आई? अरे बोलो, ये चीज़ समझ आई, बहुत अच्छे। और मुझे दे रखा है dv/dt, ये क्या है? यही वॉल्यूम है, इसी का रेट मुझे दे रखा है कि इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर, मतलब dh/dt। लेवल ऑफ द वाटर क्या है? हाइट। सब क्वेश्चन से दिखेगा, क्वेश्चन से जब तक नहीं दिखेगा नहीं समझ पाओगे क्या कैलकुलेट करना है। dh/dt बताना है। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द, ये पढ़ो ध्यान से, फाइंड द रेट एट विच को फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द कोन इज रेजिंग, मतलब किस रेट से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, मतलब किस रेट से उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ए भाई, जब तक इसको फील नहीं करोगे ना, नहीं समझ आएगा कि रेट मतलब लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब रेडियस पूछ रहा है कि हाइट पूछ रहा है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना ये सब चीज़ें कि फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग, तो मतलब हाइट कैसे कैसे इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? ओके। तो इसका मतलब मुझे कैलकुलेट करना है dh/dt। अब मेरे पास सब कुछ लिखा सामने बैठा है। क्या बैठा है कि dv/dt अगर मैं कर देता हूँ तो इधर 1/3 पाई d/dt ऑफ आर स्क्वायर एच आ जाएगा, और एच मुझे पता है, मैं जैसे ही एच को लूंगा वो बन जाएगा मेरा dh/dt। बट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज हर लेवल पे आर चेंज होती रहेगी। ये आर हो गई, फिर ये आर हो गई, फिर एक समय जब भर जाएगा तो ये आर हो जाएगी, बहुत पाइप हो जाएगी, करेक्ट। तो आर भी चेंजिंग है। तो अब प्रॉब्लम आ रही है कि हम आर को बाहर नहीं कर सकते, और आर को dr/dt भी नहीं निकाल सकते डायरेक्टली कि dr/dt के, अदरवाइज प्रोडक्ट रूल लगा लेता, dr/dt प्रोडक्ट रूल लगा लेता। तो हम एक काम करेंगे, मुझे एक यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, अगर आपको भी दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अरे सीधा बन जा भाई, वेरी गुड। ये और ये देखा, इसमें दो चीज़ें और दिख रही हैं। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, ठीक। अब देखो, एक ट्रायंगल की वो क्या होता है, सिमिलर। दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन कौन सा? इसको नाम O, इसको नाम A, इसको नाम B, इसको नाम E, इसको नाम F। तो जो OEF है वो सिमिलर है OAB के। इसका मतलब इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो सेम होगा। एक बात मैं दो तरीके से इसको बताऊंगा। तो इनके साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम होगा। मतलब अगर मैं OEF का बोलूँ तो OE अपॉन इधर के साइड ले लो OA। अब इधर हाइपोटेन्यूज उठाओ तो OF, और इधर हाइपोटेन्यूज उठाओ तो OB। इधर का रेडियस उठाओ तो EF, और उस बड़े वाले ट्रायंगल की रेडियस AB। ये चीज़ इक्वल होगी। एक बात। दूसरी चीज़, इसको अगर मैं अल्फा मान लूँ, लेट्स से दिस इज अल्फा, ठीक। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा जरा बताओ, इस वाले ट्रायंगल से OEF से, तो tan अल्फा क्या होता है? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब R, अरे बन जा R, और बेस मतलब हाइट h। और अगर बड़े वाले से बताऊं, बड़े वाले से, तो अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन 10, मतलब 5/10, मतलब 1/2। क्लियर? अब दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, तो r/h में एक रिलेशन आ जाएगा कि r/h इज इक्वल टू 1/2। तो r कैन बी रिटन एज h/2। या तो ऐसे निकाल लो, या यहाँ से देख लो, OE मतलब r अपॉन OA कहाँ गया? अरे OA मतलब 10 इज इक्वल टू OF माने मुझे नहीं चाहिए, OF मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होती तभी काम पड़ता है लोग, अरे जब ज़रूरत होती तभी हम लोग उस पर अप्रोच करते हैं। EF मतलब, अरे EF दो बार हो गया। OEH है मेरे भाई, OEH है, ठीक। EF मेरा R हो गया, और उधर क्या हो गया? 5। अब इनको दोनों कंपेयर करा लो।
इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को, तो 5 और ये कट जाएगा, एच आर आ जाएगा h/2 के इक्वल। चाहे ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, ठीक। तो मुझे मिल गया r इज इक्वल टू h/2। अब मेरा काम बन गया, यहाँ पे काम कैसे बन गया, इसको हटाओ, r की जगह h/2 रखो और सारा चीज़ें सॉल्व करके फेंक दो, dt और r की जगह h/2 तो h²/4 मतलब h³/4 हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई कैसे हुआ है, h²/2 इंटू h मतलब h³/4। अब 4 में बाहर कर सकता हूँ तो π/12 हो गया बाहर, h³ का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 3h² इंटू dh/dt। ये किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है मेरे पास dv/dt कितना था 3/2 के इक्वल। अरे बोलो हाँ, तुम एक बारी हाँ कह दोगे ना मेरे दिल खुश हो जाएगा। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आया है 3/2 इक्वल्स π/12 3h² इंटू dh/dt। काट पीट डालो जो कट रहा है, 3 से 3 खत्म, ये 6 आ गया, उधर सबको भेज दो तो 6/πh²। इधर क्या बचेगा dh/dt। अब किस h पे पूछ रहा था, 4 पे पूछ रहा था, तो 4 पे बता दो इसको कि dh/dt भाई साहब आएगा 6/π इंटू 16 मतलब 3/8π। अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ। और सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज हाइट का मतलब ऊपर जो डी एच है वो सेंटीमीटर टाइप की और जो ये डी टी है वो सेकेंड टाइप का। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान था। आपको 2-3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पहली नॉलेज कि यहाँ पे जो ये दे रखा है फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इंक्रीज, इसका मीनिंग समझ आना चाहिए कि एक्चुअली में ये पूछ क्या रहा है मुझसे, हाइट का पूछ रहा है या फिर रेडियस का पूछ रहा है, वो उससे प्रैक्टिस से आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये वाला कॉन्सेप्ट, ये टेन वाला या फिर ये जो सिमिलर ट्राइंगल वाला। क्लियर हो गया, क्वेश्चन खत्म। बोलो हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि ये जो सरफेस एरिया जो वेट हो रहा है, वेट का मतलब ये वाला एरिया, ये अरे वेट का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे वो एरिया जो सरफेस है वो धीरे धीरे वेट होता जाएगा। अरे नहीं समझ रहे, पानी भरते हैं तो धीरे धीरे पानी ऊपर आता है, नहीं आता है, क्या क्या बताना पड़ रहा है। तो जो एरिया वेट हो रहा है उसका रेट क्या होगा, किस रेट से वो एरिया वेट होता जाएगा। मतलब ये अगर मैं लेंथ मानूँ ये एल, तो ये लेंथ का रेट क्या होगा, किस लेंथ से किस रेट से ये लेंथ वेट होती चली जाएगी। ठीक, तो मुझे एक्चुअली निकालना है dl/dt। बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है। मुझे मालूम है उस ट्रायंगल में एल स्क्वायर जो है वो h² प्लस r स्क्वायर है, बाई पाइथागोरस, अरे बाई पाइथागोरस कह रहा हूँ। h² प्लस r स्क्वायर, देखो मुझे पता है r की जगह क्या रखना है, h/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 5h² 4, ये एल स्क्वायर आया। इसका मतलब एल किसके इक्वल हो गया, एल हो गया है मेरे पास √5/4 h के बराबर। अब dl/dt पूछ रहा है तो क्या बन जाएगा √5/4 dh/dt। बोलो हाँ। अब आपसे अगर h = 4 पे पूछा है तो इसको उठा के यहाँ रख दो, dh/dt की वैल्यू जो अभी निकाली है ये। अगर h = सम 5 पे पूछ रहा है तो जो भी वैल्यू आई होगी यहाँ उठा के रख दो, आंसर आ गया। बोलो क्लियर है। अच्छा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जैसे ये इसमें एक सर्किल बन रहा होगा, जैसे जैसे पानी भरेगा वैसे वैसे एक सर्किल वो जो सरफेस का होगा, अरे पानी भरता जाएगा ऐसे ऐसे, उसमें एक सर्किल बनता जाएगा हर पोर्शन में। कह रहे तो पूछ सकता है कि इस सर्किल का एरिया कैसे है, क्या बोलते हैं, इंक्रीज करेगा किस रेट से। तो ठीक है, एरिया क्या लिख सकते हो इस टाइम सर्किल का, रेडियस कितनी है r है तो πr²। बोलो हाँ। इसकी जगह क्या लिख सकते हो, पाई, r की जगह h/2 स्क्वायर, क्या बन गया π/4 h²। अब dA/dt निकालना है तो dA/dt क्या बन जाएगा मेरे पास π/4 इंटू 2h इंटू dh/dt। अब जिस भी हाइट पूछ रहा है उस हाइट को यहाँ रख दिया, मान लो h4 पे पूछ रहा है यहाँ रख दिया, और जो dh/dt आया वो यहाँ रख दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। वो बता सकते हो एरिया किस रेट से बढ़ता है, तो बहुत चीज़ें बता सकते हो। आपको एक चीज़ पता हो गई, आप इसको फील कर लेंगे तो आप बहुत चीज़ें उसके बारे में बता सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। क्वेश्चन इज a man is moving चल जाओ प्लीज towards a tower of height कितनी दे रखी है 41.2 मीटर। ठीक, एट द रेट मतलब वो ऐसा समझ लेना कि एट रेट मतलब ये है, एट रेट ऑफ किस रेट से मूव कर रहा है इसकी तरफ, 2 मीटर पर सेकेंड, isn't it 2 मीटर पर सेकेंड, या 2 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है। देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन एलिमेंट लिख दिया, लो
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इसमें क्वेश्चन ही बहुत बड़ी चीज है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ गया तो सब कुछ आ गया 2 सेकंड में। when he is 30 meter from foot of the tower, foot of, assume eye level is 1.2 मीटर। मतलब समझो क्या है, एक टावर है यहाँ पे, ठीक, ये बन गया मेरे पास टावर। ये बंदा चला आ रहा है, ये बंदा इधर से चला आ रहा है, ठीक। एक तो धरती पे चलता ही नहीं, कभी उड़ता ही रहता है। ये हाइट दे रखी है आपने 41.2, होप सो इट्स विजिबल, इजंट इट, या इट्स विजिबल, 41.2। अब ये जो इसकी नेत्र है, ये जो इसके नेत्र हैं प्यारे प्यारे, और गंदे संदे बन गए, ठीक। वो किस हाइट पे हैं? वो हैं 1.2 हाइट पे। अब सब मीटर में चल रहा, मैं यूनिट नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक। इसकी जो आंखें हैं वो 1.2, मतलब इसकी हाइट जो है एक्चुअली नहीं, सिर से नहीं, आंखों से हाइट मेजर की है, वो 1.2 है, ठीक। ये इधर कूदता चला जा रहा है, ओके, किस रेट से? 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि ऊपर, ये इधर 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से दौड़ता चला जा रहा है। ध्यान से सुनना बस इस चीज़ को। तो इसकी आंखों के बराबर में एक लाइन बना दूँ, ताकि, क्योंकि मुझे यहीं से इसका मेजर करना है एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? ये अपनी आंखों से टावर को जब देखेगा तो एक एंगल बनेगा, मतलब यहाँ से अपनी आंखों से, यहाँ से अपनी प्यारी प्यारी आंखों से जब ये टावर को प्रेम भरी नजरों से देखेगा तो ये एंगल बनेगा थीटा। बोलो हाँ। अब जैसे जैसे आगे जाएगा ये ऐसे ऐसे मुड़ता चला जाएगा, नहीं समझ आएगा, ऐसे ऐसे मुड़ता चला जाएगा। जब यहाँ आएगा तो ये, समझ रहे हो ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके ये एंगल बन जाएगा। फिर और पास आएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा। तो जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे एंगल चेंज होता जाएगा और इसकी मुंडी ऊपर होती चली जाएगी। जब ये टावर पहुंचेगा तो मुंडी बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक। अब पूछ रहे हैं कि ये जो एलिवेशन है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं डी थीटा बाई डी टी क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं, इंटीजर टाइप में मिल सकते हैं। अगर ये इंटीजर ना आएगा तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, कहेंगे अब बताओ इसका आंसर, ठीक। तो इसलिए प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझ लो ये चीज़ें। अच्छा, मैं अब वैसे जैसे लास्ट क्वेश्चन करा था, मैं किसी भी टाइम पे इसको पकड़ लूँगा। लेट से मैंने यहाँ पे इस टाइम पे इसको यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक। तो यहाँ का फिगर मैं थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये इस हाइट, इस जब ये यहाँ पे था किसी एक्स डिस्टेंस पे, लेट से दिस इज एक्स डिस्टेंस पे था, तो मैंने इसको पकड़ लिया, ठीक। इसको पकड़ लिया, इससे पूछा कि तुम्हारा एंगल कितना बन रहा है, तो इसने बोला भैया मेरा एंगल थीटा बन रहा है, ठीक। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से थीटा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा दोनों जगह, ठीक। इसने कहा भैया मेरा एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। किस रेट से आगे जा रहा हूँ, तो बोला भैया मैं 2 मीटर पर सेकंड की रेट से आगे जा रहा हूँ। इसका मतलब जो dx बाई dt, जो x का चेंज हो रहा है, x ही तो बढ़ रहा है इधर, तो जो x का चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दौड़ता चला जा रहा है। क्लियर? अच्छा, और क्या बोला है? हाँ, कहाँ पे पकड़ा है मैंने इसको? 30 मीटर पे। तो वो बात की बात, वहाँ तो 30 रख लेंगे, इसको उठा के पटक देंगे 30 पे, जहाँ 30 हो, जहाँ x होगा और x की जगह 30 रख देंगे, अपने आप ये पहुँच जाएगा 30 पे, वो बात की बात है। अब मुझे जो बताना है वो बताना है डी थीटा बाई डी टी, ठीक। ओके, ध्यान से सुनना इसको। मुझे सिर्फ dx बाई डी टी पता है, और dx बाई डी टी और ये हाइट भी पता है। फॉर्चुनेटली ये हाइट कितनी हो जाएगी? अरे ये वाली हाइट हो जाएगी मेरे पास, बोलो जल्दी, 41 माइनस 2 माइनस 1.2 मतलब 40 मीटर की हाइट ये वाली हो जाएगी, करेक्ट? ओके, तो अब मुझे इस ट्रायंगल में 2 चीज़ें पता है, एक तो 40 पता है, दूसरा x पता है, एक तीसरा थीटा पता है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओगे सरदार? जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। तो सरदार मैं tan थीटा लगाऊंगा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है? p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या बन जाएगा मेरे पास tan थीटा? यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज व्हाट? 40 एंड दिस इज x। बोलो ये चीज़ समझ आई?
ओके, मुझे डी थीटा ही बताना है तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो इसको मैं हटा दूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके बताओ जरा कितना आएगा, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में, नॉट एक्स के रिस्पेक्ट में। टेन थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 40/x², 40/x, तो ये बनेगा टेन का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा, 40 तो बाहर आएगा, 1/x का होगा पहले तो माइनस का 1/x² बनेगा एक बात, इंटू डी एक्स बाई डी टी बनेगा। यहाँ तक समझ आए? ओके, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 40/x² इंटू इसकी वैल्यू 2 गिवन है, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ से आ गया डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 80 अपॉन, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी अपॉन में, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू x², ठीक, या इसको कॉस में कन्वर्ट करके लिख लो तो ज़्यादा अच्छा सुंदर सुंदर लगेगा, इस वजह से लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन x², ठीक। अब एट x इज इक्वल टू 30, अब मुझे इसको उठा के पटकना है 30 पे, तो लेट यहीं पे 30 था जहाँ पे पहले से खड़ा था, तो 30 पे डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा माइनस का 80 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 30²। बट अब मैं इससे पूछूंगा कि जब 30 पे खड़े हो तो थीटा क्या है तुम्हारा, तो वो बताएगा कि भैया मेरा tan थीटा आप निकाल लो और वहाँ से बता लो, तो tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, tan थीटा हो जाएगा 40/30, बोलो हाँ, क्योंकि 40/x हो जाएगा, करेक्ट। अब मुझे वही थीटा पता करना है क्योंकि वही उसी की वैल्यू मैं यहाँ रखने वाला हूँ, तो ये आ गया 4/3। अगर tan थीटा पता चल गया तो सेक स्क्वायर थीटा पता चल, मुझे कॉस पता करना है, इस वजह से मैं सेक स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब 16/9 मतलब 25/9, तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया, सेक थीटा कितना आ गया 5/3, बोलो हाँ 5/3। अच्छा, अब कोई कहेगा सर -5/3 आएगा, या पहले कॉस लिख लेता हूँ तब बताता हूँ, -5/3 आएगा या 5/3 आएगा, या कॉस थीटा माइनस का 3/5 आएगा, माइनस का 3/5 आएगा, माइनस का 3/5 आएगा या प्लस का 3/5 आएगा, जो यहाँ पर आपने लिख दिया है सिर्फ 5/3, -5/3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा देखो ये एंगल जो होगा वो हमेशा 90 से छोटा होगा, मतलब जो यहाँ थीटा बनेगा ना वो हमेशा इससे छोटा होगा 90 डिग्री से, क्यों, क्योंकि वो अभी वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो वो देख रहा है ऐसे बार बार, और अगर थीटा 90 से छोटा है तो सेक हमेशा पॉजिटिव होता है, या बोल सकते हैं कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, इस वजह से पॉजिटिव लिया है, ठीक। ये थीटा बढ़ तब जाएगा जब ये इधर जाने लगे और ये पीछे की तरफ देखे इसे करके मुंडी घुमा के थोड़ी देर बाद गिर जाए, तब होगा थीटा निगेटिव, क्लियर है? ओके, सो कॉस थीटा आ गया, रख दो यहाँ पे वैल्यू, तो आंसर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दिस इज गोइंग टू बी -80 अपॉन 900 इंटू 900, ठीक, इंटू 3/5 होल स्क्वायर, लाइक 9/25, बोलो हाँ, अरे बोलो 9 से 9 काट डाला 100, 0 से 0 काट डाला, बचा कितना नीचे 10, राइट, तो दिस इज गोइंग टू बी -8/250, करेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी -4/2125, करेक्ट। रेडियन, क्योंकि ये सब चीज़ें रेडियन में कैलकुलेट हो रही हैं, तो रेडियन पर सेकंड, करेक्ट। तो देखो कितना आसान था, बस आपको ये पता करना था कि ये सब चीज़ें जाननी जरूरी थी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखो ध्यान से, इसमें कुछ ज़्यादा नया चीज़ें यूज़ नहीं हुई है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे कि किधर जा रहा है, और थीटा कैसे कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद एक रिलेशन पता होना चाहिए, ये tan थीटा इज इक्वल टू 40/x वाला, बस खत्म, सारा क्वेश्चन होकर तैयार हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ इन क्वेश्चन में लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ आ गई ना, आप 2 सेकंड में 4 स्टेप 5 स्टेप में क्वेश्चन खत्म करके रख दोगे। बट लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, कि आप उस चीज़ को पकड़ पा रहे हो कि एक्स किधर रखूंगा, वाई किधर रखूंगा, थीटा किधर रखूंगा, निकालना क्या है, गिवन क्या है, किस पॉइंट पर निकालना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गया ये वाला। चलिए, तो आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं आएगा कुछ, अगर आएगा इन्हीं में से कुछ इधर उधर घुमा के क्वेश्चन देंगे। तो इतना रहा ना इसमें डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, जो इसका लास्ट टॉपिक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्लियर। सो ओके, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।